नंबर 53 कैफ 5 लेक्चर 53। अच्छा जी मोहतरम, का लेक्चर 52 जो है वो उसमें ना लीज का चल रहा था। आज हम वैसे IFRS 8 शुरू करेंगे, वो लीज का चल रहा था, तो उसमें ये आखिरी सवाल था। तो यार मैंने जो आपसे बात की थी ना, वो ज़रा बात समझने की कोशिश करो कि एडवांस के सवाल में जर्नल एंट्रीज होती कैसे हैं। एडवांस के सवाल में जर्नल एंट्रीज होती कैसे हैं। ये एडवांस का कोई एनुअल रेंटल का सवाल बनाने की कोशिश की है मैंने आपके सामने। तो आपने एंट्री की एसेट, जब आपने लीज पे लिया राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। फिर यहां पे पैसे गए तो लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट गया। फिर यहां पे आपको खर्चा बुक करना पड़ेगा। गया, खर्च हुआ, यकम जनवरी को गया, 31 दिसंबर को खर्च हुआ। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। और वो इंटरेस्ट ना आप इस तारीख से उठा के लिखोगे, इस एक दिन बाद वाली तारीख से उठा के लिखोगे। फिर आप इधर पेमेंट करोगे, कैश क्रेडिट करोगे, लीज लायबिलिटी डेबिट, पुराना इंटरेस्ट पेएबल डेबिट। फिर इधर खर्चा बुक करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट। लेकिन वो जो इंटरेस्ट बुक करोगे ना, वो इस तारीख वाला इंटरेस्ट उठा के बुक करोगे शेड्यूल से, और फिर इस दिन इसकी पेमेंट हो जाएगी, कैश क्रेडिट उसी तरह। तो गया, खर्च हुआ, गया, खर्च हुआ। लेकिन जो हमारा सवाल था उसमें क्या होना था, ये हमारा सवाल था क्वेश्चन 35 और किताब का पेज नंबर 74 नहीं है, क्वेश्चन 35 किताब का पेज नंबर 75। तो इसमें भी इसी तरह है कि अब आप जरा विजुअलाइज करो, यकम जनवरी को जा रहे किराया नहीं जा रहा उसको छोड़ो, वो आपको पता है हमारे सवाल में कोई और मसला खड़ा हो गया था कि किराया मिसिंग है बीच में, वो छोड़ो। यकम जनवरी को आइडली किराया जाना चाहिए, किराया गया। और अब देखो जरा एक बात करूंगा मैं, यकम जनवरी को किराया गया और 30 जून को किराया बुक करेंगे। इस दिन का इंटरेस्ट अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से उठा के यकम जुलाई से, और फिर यकम जुलाई को किराया जाने की एंट्री करेंगे। इस दिन भी कैश क्रेडिट होगा, 30 जून को खर्चा बुक होगा, फिर यकम जुलाई को गया, ये मैंने लाइन नहीं खींची हुई, यकम जुलाई को गया, और फिर 30 ये अगर 30 जून है तो ये 31 दिसंबर होगा, तो 31 दिसंबर को खर्चा फिर बुक करेंगे, लेकिन एक दिन आगे वाला इंटरेस्ट उठा के अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पर। तो इस मेथोडोलॉजी पे हम चलेंगे। इसी तरह इधर आ जाओ, यकम जनवरी को किराया जाएगा, कैश क्रेडिट, ये वाला इंटरेस्ट पेएबल था अभी तक, ये वाला पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। तो इधर खड़े होके 30 जून को फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करेंगे, लेकिन ये यकम जुलाई की तारीख से उठा के इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करेंगे, और फिर यकम जुलाई को खड़े होके पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे। तो कुछ सेट इस तरह बनेंगे कि अगर ये 30 जून है तो यहां पे पैसे किराया जाएगा 6 महीने का एडवांस में, और यहां पे बुक होगा खर्चा। फिर यहां गया यानी पैसे गए, माल गया, पैसे गए, और यहां बुक होगा खर्चा। इस मेथोडोलॉजी पे एंट्रीज होंगी। लेकिन यार कुछ सवालों में ना एंट्रीज आसान होती हैं। जैसे मैं कह दूं कि किराया जो है वो शुरू में नहीं दे रहा, मैं 6 महीने के एंड पे दे रहा हूं। अगर मैं 100 रुपया किराया ही 6 महीने के एंड पे दे रहा हूं, तो फिर यहीं पे गया और यहीं पे फिर वो एक ही एंट्री में इकट्ठी कर लेते थे, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती थी। क्लियर? तो ये मेथोडोलॉजी यूज होगी जरा आज के सवाल में। गया, खर्च हुआ। अब जब मैंने सवाल पढ़ा ना,
तो सवाल पढ़ के मुझे पता चला कि 1 जनवरी 15 को मेरा साल है, 31 दिसंबर 15 मेरे साल का एंड है और 31 दिसंबर 16 मेरे साल का एंड है। तो किराए सेमी एनुअल एडवांस में पे हो रहे हैं। तो मैंने क्या विजुअलाइज किया, मैंने ये विजुअलाइज किया कि मैं जो जनरल एंट्रीज करूंगा वो कैसे करूंगा। मैंने सोचा कि मैं जनरल एंट्रीज कैसे करूंगा। पहले तो मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। ये एंट्री अलग से, इसको फारिग करें डब्बे के नीचे के हिस्से को। राइट ऑफ यूज लीज लाइबिलिटी की भी एंट्री करनी है, इसको फारिग करें। पीछे क्या बच गया, पीछे मैंने सोचा कि मैं 1 जनवरी 15 को किराया दूंगा और 30 जून 15 को बुक करूंगा खर्चा। फिर 1 जुलाई 15 को किराया दूंगा और 30 जून 16 कहां से आ गया, 31 दिसंबर 15 को खर्चा बुक करूंगा। तो ये मेरा साल मेरा पूरा हो जाएगा। बोले 1 जनवरी 15 को किराया दूंगा और 30 जून 15 को खर्चा बुक करूंगा। 1 जुलाई 15 को किराया दूंगा और 31 दिसंबर 15 को खर्चा बुक करूंगा। अब अनलकीली नो एंट्री थी, इधर तो कोई एंट्री बनती नहीं थी। अब जब मैं 30 जून का इंटरेस्ट देखने जाऊंगा तो ये एरियर का सवाल नहीं है, मुझे 30 जून का इंटरेस्ट मिलेगा 1 जुलाई की तारीख के सामने। तो 30 जून का इंटरेस्ट 1 जुलाई 15 की तारीख के सामने जो है वो बताएं कितना नजर आ रहा है, 87.3। और याद रखना ये 6 महीने का है, 1 जनवरी से 30 जून तक का इंटरेस्ट, और पेज 7वें महीने के पहले दिन हुआ है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल का 87.3। अच्छा ये जरा सोच लो, पहले ही प्लान कर लो। अगर तो किराया एंड पे हो रहा होता तो 31 दिसंबर 15 का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 15 की पेमेंट में ही नजर आ रहा होता, लेकिन अभी 31 दिसंबर 15 का इंटरेस्ट मुझे 1 जनवरी 16 वाली तारीख के सामने नजर आएगा। यही तो एडवांस के सवालों की ब्यूटी थी कि एक दिन बाद इंटरेस्ट नजर आता था। तो 1 जनवरी 16 की तारीख के सामने देखो ये वाला इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट। और अब जब पेएबल की बारी आई तो इसमें देखो पुराने पेएबल कितने हैं, 97.3, 87.3 और 93 ये दोनों पुराने पेएबल पे हो जाएंगे, कैश क्रेडिट हो जाएगा और लीज लायबिलिटी बैलेंसिंग आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इस साल पे भी आप लिख लो, इस साल की डेट्स बताओ। 1 जनवरी 16 गया, 16 खर्च हुआ। 1 जुलाई 16 इसी साल में रहो, 1 जुलाई 16 गया, 31 दिसंबर 16 खर्च हुआ। लिख लें। दावत अपना से रखती और चलें जी। आगे मूव करें, IAS 41 पे आए। IAS 41 ये देखें, पांच से 6 मिनट देने हैं, जरा सारी थ्योरी पे नजर मारनी है। IAS 41 अप्लाई होता है बायोलॉजिकल एसेट्स पे, लेकिन इधर देखना मेरी उंगली, जो प्लांट 1 साल से ज्यादा की लाइफ का हो और उसकी लकड़ी बेचना मकसद ना हो और वो बियर करता हो, प्रोड्यूस करता हो
हर साल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मैंगोज जैसे, उस प्लांट को बियरर कहते हैं, उस पर ये स्टैंडर्ड नहीं लगता, तो बियरर प्लांट के ऊपर IS 16 लगता है। हाउएवर बियरर प्लांट पे जो मैंगोज लग रहे हैं उस पे ये स्टैंडर्ड लगता है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब है वो जो एक सफा था जिसमें 3 कॉलम दिए हुए थे, दरमियान वाला कॉलम ज़हन में लिया करें। वूल के ऊपर ये स्टैंडर्ड लगेगा एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। यार सारी गवर्नमेंट ग्रांट्स पे ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा, गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर एग्रीकल्चर पे ये स्टैंडर्ड लगेगा। यानी गवर्नमेंट ग्रांट जो किसके लिए दी जाए, एग्रीकल्चर के लिए दी जाए, सारी गवर्नमेंट ग्रांट्स पे नहीं लगेगा रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर। तो असल में अगर आपने लैंड के लिए ग्रांट मिल जाए तो IS 41 वाली ग्रांट समझी जाएगी या IS 20 वाले, IS 20 वाली। लेकिन अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए ग्रांट मिल जाए तो IS 41 वाली। और जब क्या कहते हैं वूल शेयर होके अलग हो गई तो 1 सेकंड के लिए उस पर IS 41 लगेगा और 1 सेकंड बाद उसे इन्वेंट्री में डाल दिया जाएगा। और लैंड के ऊपर ऑब्वियसली IS 41 नहीं लगेगा और इंटेंजिबल्स पे भी IS 41 नहीं लगेगा। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी यार बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन ना हो ना तो हमारी बहुत सी चीजें कंफ्यूजन में चली जाएं। वॉच डॉग को PC होटल में और इसी तरह जू एनिमल्स को हमने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की डेफिनेशन की बुनियाद पर इस स्टैंडर्ड से बाहर निकाला है। और रीजन ये बताई थी, जू वाले भी एनिमल को उसी तरह करते हैं डेप्रिशिएट IS 16 में, जैसे वॉच डॉग नहीं मैंने कल सिखाई थी अकाउंटिंग, उसी तरह जू वाले भी करते हैं। हाँ अच्छा, अब मोहतरम मेरा सवाल ये है कि जू वालों ने एनिमल को ना सेल के लिए रखा हुआ है, किधर है वो, मैंने हाईलाइट किए थे। जू वालों ने एनिमल को, वो मैंने हाईलाइट किधर किया हुआ है, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द पर्पस, यहाँ ये अंडरलाइन किया हुआ है। जू वालों ने ना एनिमल को सेल के लिए रखा हुआ है, जू वालों ने एनिमल को ना बेबीज क्रिएट करने के लिए रखा हुआ है, और जू वालों ने ना एनिमल को जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकालने के लिए रखा हुआ है। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है वो जो पता है आपको, बायोलॉजिकल एसिड, लिविंग एनिमल, प्लांट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होती है, ये स्टैंडर्ड के अंदर पैरास है, मुझे अगली क्लास में याद कराना, मैं आपको टिक करवाऊंगा। ये किताब के शुरू में भी स्टैंडर्ड में पैरास दिए हैं, बेशक वहां से देख के अपने स्टैंडर्ड में टिक कर लो। अच्छा, बियर प्लांट अभी मैंने बात कर दी, 3 बातें होती हैं। बियर प्लांट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिवाइज कराओ। बियर प्लांट में कुछ चीजें हैं कुछ नहीं है वो देख लेना। बियर प्लांट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिवाइज कराओ। बियर प्लांट जब तक आम ना लगने लग जाए, फर्ज करो प्लांट बड़ा होते होते 2 साल लग गए, तो उसको उस पर जितना खर्चा आ रहा होगा उसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस समझेंगे। जब प्लांट मुकम्मल हो जाएगा तो प्लांट डेबिट कर देंगे, और आज के बाद CWIP क्रेडिट, प्लांट डेबिट, और आज के बाद प्लांट को उसकी लाइफ मालूम करके, रेजिडुअल वैल्यू मालूम करके बियर प्लांट को डेप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। बियर एनिमल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, क्या सारे बायोलॉजिकल एसेट्स पे IS 41 लगता है? PC होटल के अंदर जो वॉच डॉग है वो लिविंग एनिमल है जी, वो बायोलॉजिकल एसेट है जी, वो लिविंग एनिमल है ना, वो बायोलॉजिकल एसेट है, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड नहीं लगता ये वाला। क्या सारे बायोलॉजिकल एसेट्स फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रखे जाते हैं? नहीं, ये वाले जो बायोलॉजिकल एसेट्स हैं रेफर अबव, ये वाले जो बायोलॉजिकल एसेट्स हैं इनको फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे नहीं रखा जाता, बल्कि इनको IAS 16 और एक और भी बायोलॉजिकल एसेट बता दूं जिसको फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे नहीं रखा जाता, वो ऐसा बायोलॉजिकल एसेट है जिसको फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट सेल पे नहीं रखा जाता। वो अफ्रीकन गोट की एग्जांपल दी थी, लेकिन अभी पाकिस्तान में सिर्फ 1-2 आई हैं, तो अब कहीं से फेयर वैल्यू लग रही, तो उनको भी मजबूरन किस पे रख लो, कॉस्ट पे रख लो। ये मैंने यहां लिखा नहीं हुआ लेकिन एक बात आपसे कर दी थी। ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स, आगे चलें। रिकॉग्निशन, बायोलॉजिकल एसेट हो या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो, ये रिकॉग्निशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका ना स्टैंडर्ड का पैरा आप देख लेना, तो किताब के शुरू में देखो स्टैंडर्ड के पैरास दिए हुए हैं, एक सफे पे देखो स्टैंडर्ड के पैरास दिए हुए हैं, नहीं सब अच्छा चलो मुझे 1 मिनट, अच्छा वो सफ़ा नहीं होगा तो मुझे याद कराना, मैं अगली क्लास में इंशाल्लाह बता दूंगा। तो स्टैंडर्ड के जो पैराज हैं
चलो अगली क्लास में इस पे बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर आपका कंट्रोल होता है, फ्यूचर में बेनिफिट आना होता है और उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो जाती है या कॉस्ट जो भी हो। तो बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रिकॉग्नाइज कब करना है, ये तीन बातें जब पूरी हो। लेकिन मेजर कब करना है यार, इसमें सुनो, परचेज करते ही किस पे मेजर करना है काउ को, फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल। साल के एंड पे कब किस पे मेजर करना है, फेयर वैल्यू माइनस। लेकिन यार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में सिर्फ इनिशियल का लॉस लिखा हुआ है, सब्सिक्वेंट नहीं लिखा हुआ, ये नोट ही नहीं किया। इधर इनिशियल का लॉस इसलिए लिखा हुआ है कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट तो इन्वेंट्रीज में होती है इसकी, क्योंकि इनिशियल मेजरमेंट वूल की किस पे होगी, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे, लेकिन एक सेकंड बाद इन्वेंट्रीज में चला जाएगा, इसलिए यहां सिर्फ इनिशियल का लॉस लिखा हुआ है। और अच्छा जी, कॉस्ट टू सेल की काफी बहस थी, ये रिवाइज जरूर करनी है आपने यार। इसमें ना एक चीज है, आप लोग लिख लो, इसी पेज पे आएगी, आपने टेस्ट की थी। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट टू सेल का पार्ट बनेगी यार। एडवर्टाइजमेंट को आपने कॉस्ट टू सेल का पार्ट नहीं बनाना। असल में ना ये ब्रोकर कमीशन है, ना डीलर कमीशन है, ना लेवीज टू रेगुलेटर है, ना ट्रांसफर टैक्सेस हैं। एडवर्टाइजमेंट को आप नॉर्मल P&L के अंदर डालते हैं। तो ये अभी ना वो जो आई कैप का पास पेपर क्वेश्चन 2 है उसमें MCQ में उसने एक डाला हुआ था जो मैंने अभी तक आपको नहीं कराया। तो एडवर्टाइजमेंट को आपने जो है ना कॉस्ट टू सेल में नहीं डालना, इसी पेज पर लिख लो ताकि साथ ही यहाँ बात कवर हो जाए। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट्स कितने किस्म की हैं? जो बायोलॉजिकल एसेट के लिए नहीं है उनको तो IAS 20 में डालें। जो ऐसी अफ्रीकन काऊ के लिए हैं जिसकी फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही उसको भी IAS 20 में डालें। और जो बाकी एनिमल्स हैं उनको आप फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रखते हैं, उन पे IAS 41 कहता है अनकंडीशनल है या कंडीशनल है। तो अनकंडीशनल को कब इनकम में डालने, बोलें व्हेन बिकम्स रिसीवेबल, व्हेन बिकम्स, और कंडीशनल को कब इनकम में डालना है, व्हेन कंडीशन इज मेट। डिस्क्लोजर्स आपने गेन लॉस दिखाना होता है, अपना बताना होता है किस किस टाइप के आपके पास एसेट्स हैं, उनके टाइटल पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी हुई, और कमिट अगर आपने किसी से वादा कर लिया हुआ है बाय करने का वो कैसे है, अगर बाहर के मुल्क में एसेट पड़े हैं तो करेंसी का जो रिस्क आ रहा है उसे कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, कोई इंश्योरेंस वगैरह करा के, और रिकॉन्सिलिएशन जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग परचेजेस वगैरह आती थी। और अफ्रीकन काऊ, ये अफ्रीकन गोट के लिए, ये अफ्रीकन गोट जो आपकी है जिसकी फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही तो उसकी फिर यूजफुल लाइफ वगैरह और सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिस्क्लोजर्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट्स, ओके, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। ओके आगे चलें जी। नहीं, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड में नहीं है, वो तो वैसे ही आपके समझने के लिए लिखे हुए हैं। पेज 693 तक जो है वो स्टैंडर्ड में है। अच्छा यार ये क्या कहते हैं, दोबारा रिवाइज कर लो। बीयर प्लांट मैंने PPE में डाला है IAS 16 में, कोई एतराज तो नहीं? अच्छा, बायोलॉजिकल एसेट्स गाय को और शीप वगैरह को मैंने बायोलॉजिकल एसेट में नॉन करंट एसेट में डाल दिया, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर एक गाय ऐसी है ना जिसको आपने ज़िबा कर देना है 1, 2, 4 दिन में, जब लोग आएंगे मांगेंगे जो गाय, फौरन आपने ज़िबा कर देनी है, इस गाय को मैंने करंट एसेट में रखा है जब तक जिंदा है, जब तक जिंदा है करंट एसेट में है, और कट के गोश्त हो गया तो फिर तो इन्वेंट्री में चली जाएगी। तो जब तक जिंदा है, ताबिंदा है, पाइंदा है, तब तक ये बायोलॉजिकल एसेट है। और एनुअल क्रॉप्स वीट मेज कॉटन जब तक लगी हुई हैं, अंडरलाइन कर लो यार, ये लगी हुई हैं, लगी हुई हैं। आप सर पकड़ के बैठ गए सर मैंगोज ऑन मैंगो ट्री भी बायोलॉजिकल एसेट है। यार ये आपको मैं बात आज बता दूं, मैंगोज ऑन मैंगो ट्री भी बायोलॉजिकल एसेट है। मैंगोज ऑन मैंगो ट्री भी बायोलॉजिकल एसेट है। मैंगो, एक मिनट, मैंगोज ऑन मैंगो ट्री भी बायोलॉजिकल एसेट है। ये अंदर की बात थी, ये मैंने आपसे छुपा के रखी हुई थी। मैंगोज ऑन मैंगो ट्रीज बायोलॉजिकल एसेट है, और मैंगोज एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है।
जैसे गाय जब तक ज़िबा नहीं हो गई तो बायोलॉजिकल एसेट है, और गाय कट गई गोश्त हो गया तो गोश्त एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। ये बड़ी मजे की बात थी, कल छुपा के रखी हुई थी। बियर प्लांट पे तो IS 16 लगेगा ना, इसकी शाखों वगैरह पे, दरख्त पे IS 16 लगेगा, बट मैंगोज डंडी लगी हुई है साथ, मैंगोज ऑन मैंगो ट्री लिखा हुआ है, ये क्या है? बायोलॉजिकल। और मैंगो कटने के टाइम पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और 1 सेकंड बाद इन्वेंट्री। देखो मैंगो ने कैसे कैसे रंग बदले गिरगिट की तरह। तो जब मैंगो दरख्त पे लगा हुआ है तो आपने मैंगो पे हाथ रखने बोलने हैं, मांजो तू तो बायोलॉजिकल जिंदा है, अभी दरख्त पे लगा है, ताबिंदा है, तू बायोलॉजिकल एसेट है। फिर मैंगो को जैसे ही क्रिच उतारा, बायोलॉजिकल प्रोड्यूस, बायोलॉजिकल सॉरी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। इसको मेजर करना है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे, और जैसे ही आपने मैंगो को छोड़ा पेटी में गिरा, अब इन्वेंट्री आपकी। रंग बदल रहा है, लगा है साथ तो बायोलॉजिकल एसेट, उतारा तो एग्रीकल्चर, उतार के रख दिया तो इन्वेंट्री। सीख के रखेगा। ओके, एंजॉयिंग यार, ये जबरदस्त स्टैंडर्ड बना हुआ है वैसे। ओके अब वो पास पेपर का कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 2 है, पेज नंबर कौन सा? 706। यार आज ना अभी लिख लो, मुझे याद कराना, बल्कि अभी 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 आपको साथ ही बता देता हूँ, आज कुछ MCQs होमवर्क में देने हैं। अच्छा, हमारे ये पास पेपर का क्वेश्चन रह गया था, ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटिंग टू बायोलॉजिकल एसेट अकाउंटेड फॉर अंडर IS 41। यार बायोलॉजिकल एसेट तो फिर बियरल प्लांट भी हो सकता है, बायोलॉजिकल एसेट तो बियरल प्लांट भी हो सकता है, तो बायोलॉजिकल एसेट तो जिंदा जिंदा दरख्त है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग MCQ, तो जिंदा दरख्त है, लेकिन जिंदा दरख्त बायोलॉजिकल एसेट है, क्या सब पे IS 41 ही लगेगा? बोलो, सोचो जरा, बताओ। सारी गवर्नमेंट ग्रांट्स जो बायोलॉजिकल एसेट के लिए मिली है उस पे IS 41 लगेगा। अगर हुकूमत ने मुझे पैसे दे दिए बियर प्लांट के लिए, और एक मजे की बात सुनो, अगर हुकूमत ने मुझे अफ्रीकन गोट के लिए जो है वो ग्रांट दे दी, तो भी वो जो अभी मैंने ट्री बनाया था रिवाइज कराना, अफ्रीकन गोट, बेशक पॉज करके वीडियो ट्री रिवाइज कर लो गवर्नमेंट ग्रांट के साथ जो कल बनाया था। अगर अफ्रीकन गोट के लिए हुकूमत ने मुझे गवर्नमेंट ग्रांट दी, अफ्रीकन बायोलॉजिकल एसेट, लेकिन उस पर IS 41 वाली गवर्नमेंट ग्रांट के रूल नहीं लगेंगे, IS 20 वाले लगेंगे। थोड़ा सा ये अजीब सा था एक MCQ, जाहिर बात है बीच में कोई एक दो तो आना होता है, ट्रू फॉल्स। कमीशन टू ब्रोकर एंड एडवर्टाइजिंग आर ऑल कॉस्ट टू सेल, नहीं, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट टू सेल नहीं है। व्हेन वैल्यूइंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अपॉन हार्वेस्ट, तो ठीक है, जब भी कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मैंने मेजर करना है तो कॉस्ट टू सेल में माइनस कर दूं एडवर्टाइजमेंट, नहीं। IS 41 डज नॉट अप्लाई ऑन बियर प्लांट, बिल्कुल सही कहा है, पॉइंट 2 में आ जाए, IS 41 डज नॉट अप्लाई ऑन, हाउएवर इट अप्लाइज ऑन द प्रोड्यूस ग्रोइंग ऑन बियर प्लांट। लेकिन वो जो आम इसमें है उन पे ये लग रहा है। ये स्कोप पैरा में पड़ी थी बात, सबसे पहले सफे पे स्कोप पैरा में ये बड़ी बड़ी बात लिखी हुई है। आम पे तो ये स्टैंडर्ड लग रहा है ना, क्योंकि आम लगा हुआ है तो बायोलॉजिकल एसेट है, उतरने लगे तो एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट है। ये बात ट्रू है। ऐसा तो नहीं होता पेपर में टाइम ना हो आंखें बंद करके, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अच्छा, अगर पेपर छीन रहा हो और 1 सेकंड हो, फिर ट्रू फॉल्स लिख के आ जाएंगे। ये तेज है, ट्रू फॉल्स पता नहीं यार कोई 1000 साल में एक दफा बेचारे ने पूछ लिए, वरना MCQ भी पूछते हैं, फिगर निकालनी पड़ती है। ओके, किधर है यार वो? हाँ, मैं आपको बता रहा था कुछ MCQs आज कराना। लिख लो MCQ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 um,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 20। ठीक, लिख लिए? ये मुझे ना वो भी कर देना, होमवर्क में मैं डाल भी दूंगा। अच्छा जी, चलें IFRS 8 स्टार्ट करें। आज हमने जो है ना बड़ा ज़बरदस्त एक स्टैंडर्ड स्टार्ट करना है। IFRS 8 किधर है यार, ढूंढो। IFRS 8, IFRS 8, IFRS 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यार ये नेस्ले का P&L है, नेस्ले का P&L है। इसमें सेल आ रही है 50 मिलियन की। नेस्ले क्या क्या करता है? पानी बनाता है, और जूस बनाता है, और चॉकलेट बनाता है, और अब कुछ पता चल रहा है कितनी पानी की सेल है इसमें? P&L में तो सेल आ रही है ना, बस कुछ पता चल रहा है पानी की सेल कितनी है? कुछ जाग रहे हैं, टेंटिव है, कंबल 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 शंबल के अंदर तो नहीं लेट के लेक्चर ले रही है। ये अब बातें शुरू हो गई हैं। अब IFRS 8 इज जबरदस्त स्टैंडर्ड, लगेंगे इस पे भी 3-4 दिन ही, लेकिन ऑब्वियसली टेंटिव होकर आपने सुननी है बातें। आगे ना पता है बोतल की सेल कितनी है पानी की, ना पता है जूस की सेल कितनी है, ना पता है किसकी सेल कितनी है। तो यार ये फिर ऑर्गेनाइजेशंस ने ना एक काम शुरू किया हुआ है। वो कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पैकेजेस की एंड पे हैं, कितने नजर आ रही हैं? ये एनुअल रिपोर्ट। इन्होंने ना फिर एक काम शुरू किया हुआ है, ये देखो, ये सेल कितनी है तेरी? अब ना यार, तूने अंडर एस्टिमेट करा है, आखिर में 3 जीरो लगा। अखीर हो गई। यही कारोबार ना शुरू करते हैं, पैकेजेस, दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 60 अरब, 60 अरबी, अरबी नहीं हिंदुस्तानी, अरबी, 60 अरब। कितने अरब? 60 अरब के करीब इनकी क्या है? अब उसमें क्या 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 कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं? ना ना, नोट 35 में जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलना इतना। नोट 35 में जाओगे तो कुछ नहीं मिलना इतना। ये तो स्टैंडर्ड ही हो रहा है। कंट्रोल F की कमांड चलेगी। यार हम क्या ढूंढने लगे हैं? इनके सेगमेंट्स, बोलो क्या ढूंढने लगे हैं? इनके सेगमेंट्स, कि ये लोग ये जो पैकेजेस हम लगे हुए हैं इतने दिनों से, पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर भी कहते हैं इंटरनेट पे भी नहीं मिलती पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम तो ढूंढते हैं, हमें तो नहीं मिलती। तो ये जो पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा एक इंटरेस्ट पैदा हो ना। सेल कितनी है? 60 अरब। तो उसमें क्या क्या है यार? A business segment is a group of assets that is engaged in providing products that are subject to, छोड़ो यार ये टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स। पैकेजिंग है, हमने कहा पैकेजिंग क्या होती है? कहते हैं लेमैन को समझाऊंगा मैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ पैकिंग प्रोडक्ट्स, पैक करने वाली चीजें बेचते हैं। पैकेजेस इसी का नाम है ना, पैक करने वाली चीज, पैकेट बनाते हैं बस, और 60 अरब कमा लिया। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हमने कहा ये क्या? कहते हैं वो कंज्यूमर टिश्यू पेपर्स वगैरह भी हम बेचते हैं। अच्छा ठीक है। इंक, यार इंक सिर्फ ये वो बोले, और स्याही वो नहीं होती जो पेनों में होती है, स्याही ये उन जे डॉट वालों को बेचते होंगे जिन्होंने कपड़ों पे लगानी होती है। ये करोड़ों अरबों का सेल है। इंक, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ कमर्शियल इंक, कमर्शियल इंक बेचते हैं। पेनों की इंक बेच के 60 अरब कमा लिया। पूरे पाकिस्तान की पेनों की इंक नहीं इतनी होनी। रियल एस्टेट, अच्छा पैकेजेस वालों ने रियल एस्टेट का काम भी शुरू किया है। पेपर प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ पेपर्स, पेपर भी ये बना के बेचते हैं। बोर्ड प्रोडक्ट्स, अनएलोकेटेड, यार ये ना कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो छोटे 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 मोटे काम होते हैं। अनएलोकेटेड का मतलब कहते हैं मैंने कहीं नहीं डाले, बस ऐसे ही बता दिए, ऐसे छोड़े पर। अनएलोकेटेड का लफ्ज़ मैंने भी पढ़ाना नहीं था। वर्कशॉप एंड अदर जनरल बिजनेस, छोटे मोटे कोई ना कोई बिजनेस छोटे छोटे कर रहे होते हैं। अनएलोकेटेड का लफ्ज़ मैंने नहीं पढ़ाना था। और यार ये जो इन्फॉर्मेशन थी ना, इतनी हैवी थी कि मैं इसके लिए ये भी बदल दूं ना तो ये नहीं बदलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो इतनी हैवी है कि अब इसने अगले सफ़े पे पुट्ठा चलाया हमें।
और अब ये रेवेन्यू बता रहा है, क्या लिखा हुआ है, टोटल रेवेन्यू। ऐसे हो जाए घर में, क्या हो रहा है, टोटल रेवेन्यू किसका, पैकेजिंग का। टोटल रेवेन्यू किसका, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। और चलते 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 इंक का, और टोटल 60 अरब। ये ऊपर और नीचे क्या, ये छोड़ें, टोटल 60 अरब। क्लियर, समझ आ गई? कोई थोड़ा थोड़ा सा उल्टा नीचे हो के कुछ समझ आ रही है? थोड़ा सा हो जाओ उल्टा, कोई नहीं, जो लैपटॉप पे लेक्चर ले रहे हैं वो तो कुछ और ही करेंगे। वो तो टोटल रेवेन्यू, इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर। यार रेवेन्यू ना छोड़ो, इसको, इस लाइन को छोड़ो। रेवेन्यू दो किस्म का होता है, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल रेवेन्यू। क्या मतलब? यार पैकेजिंग वालों को पैकेट्स पे कोई इंक लगानी पड़ी, उन्होंने कहा यार इंक वालों मुझे ये बेच दो इंक। कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन को अपनी फैक्ट्री के लिए कोई लैंड बिल्डिंग खरीदनी पड़ी, रियल एस्टेट वालों से कहा यार तुम लोगों में खरीद के दे दो। तो कोई पेपर चाहिए थे पैकेजिंग के लिए, वो पेपर इधर बने और इधर बन के अपनी ही फैक्ट्री में पैकेजिंग वालों को बेच दिए। आपस की सेल, आपस की सेल। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है, आपस की सेल भी होती है। वैसे तो ज्यादा सेल आउटसाइड वर्ल्ड को होती है ना, कमाना तो वहीं से है, लेकिन आपस की सेल भी हो सकती है बिजनेसेस में। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। जैसे पानी बन रहा है, अब जूस वाले कहें यार पानी हमें बेचो, हमने जूस में डालना है, तो आपस की सेल बहुत ज्यादा होती है कंपनीज में। अब आप ये ना कि ये किस प्राइस पे होती है, क्या है, वो इंशाल्लाह डिस्कशन हम करेंगे, अभी तो स्टैंडर्ड स्टार्ट है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा यार, ये अब देखो, इसी तरह सेगमेंट्स का रेवेन्यू होगा, सेगमेंट्स का इंटरेस्ट इनकम होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस होगी, डेप्रिसिएशन होगी, सेगमेंट का प्रॉफिट होगा, हर सेगमेंट का टैक्स होगा। तो ये सेगमेंट वाइज ब्रेकअप जो है ये इस ऑर्गेनाइजेशन का अवेलेबल है। तो सेगमेंट वाइज ब्रेकअप हमें हेल्प आउट कर देता है, किस चीज में हेल्प, फिर आगे को रिकॉन्सिलिएशंस है। तो सेगमेंट वाइज ब्रेकअप हमें क्या कर देता है, हेल्प कर देता है। वो जो 60 अरब का ब्रेकअप था, उस 60 अरब के ब्रेकअप में जरा यार तूने नजर तो मरवाई नहीं, 60 अरब में ये पैकेजिंग की सेल है इनकी 32 अरब, बाकी कंज्यूमर डिवीजन टिश्यू पेपर बेच रहे हैं वो 4 अरब के हैं। तो ये 32 अरब के ये हैं, और इसके अलावा ये जो इंक की प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ये भी 4 अरब की हैं, रियल एस्टेट से 3 अरब कमा रहे हैं, और पेपर आइटम्स से 15 अरब कमा रहे हैं। तो अब बताओ इससे क्या यूजर को डिसीजन लेना या मैनेजमेंट को डिसीजन लेना आसान नहीं होगा, किस सेक्टर को रखना है किसको नहीं रखना। तो ये लोग 12 अरब किससे कमा रहे हैं, पेपर प्रोडक्ट से। 12 अरब तो पिछले साल के, 15 अरब इस साल के, नीले में छोड़ो फिर क्योंकि सही तरह नजर नहीं आ रहा ना। 15 अरब पेपर प्रोडक्ट से कमा रहे हैं, और बोलो बोलो यार 32 अरब किससे कमा रहे हैं, पैकेजिंग से। तो बताओ कुछ बंद करना भी पड़े तो ये दो काम तो हम बंद ना करें। कौन से दो काम? ये जो दो काम मैंने आपको दिखाए हैं, छोड़ें, ये दो काम हम इन एनी केस बंद ना करें, क्योंकि ये हमारा अच्छे से प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन कौन बनाता होगा? अकाउंटेंट। तो हम नहीं बताना है और किसने करनी है ये इन्फॉर्मेशन सारी इतनी डिटेल में, इन्फॉर्मेशन कौन बनाता होगा? अकाउंटेंट। किसको पेश करता होगा? ये तो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पेश कर दी ना, इसके अलावा किसको पेश करता होगा? नहीं, ये सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के सीएफओ को, सीईओ को, डायरेक्टर्स को पेश करता होगा। इस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स के सामने P&L रख देना तो कहते हैं यार इससे मजा नहीं आ रहा, इससे मजा नहीं आ रहा, ये बिरयानी की देख सामने रख दी, इससे मजा नहीं आ रहा, खोलो बताओ अंदर क्या क्या है, ये जर्दा है अंदर, ओ हम तो बिरयानी समझे थे, जर्दा, ओ रसगुल्ले डले यार, गिरी नहीं यार। अच्छा, तो खोल खोल के चीजों को देखा जाए ना तो फिर समझ आती है, ऐसे ऊपर से सतही समझ नहीं आती। तो ये मोहतरम सारी चीजें अब हमने बनानी सीखनी है, करनी सीखनी है। चीजें बड़ी आसान है और ये स्टैंडर्ड ऐसे फिंगर टिप्स के ऊपर बंदे को आ जाता है। ये सारे स्टैंडर्ड्स में सबसे आसान है, हत्ता कि मैं अगर आई कैप में होता तो इसको FR1 में आप डाल देते। तो और ये ऐसा स्टैंडर्ड है वाहिद कि जिसने मटेरियलिटी को डिफाइन किया इन परसेंटेज, मटेरियलिटी को डिफाइन किया इन परसेंटेज। ऑर्गेनाइजेशन के ना बहुत से सेगमेंट्स होते हैं, इस स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे जिस सेगमेंट की सेल 10% से ज्यादा है वो सेगमेंट कहते हैं मेरी नजर में मटेरियल है।
और जिस सेगमेंट की सेल 10% से, स्टैंडर्ड परसेंटेजेस नहीं देने की आदत उसको, स्टैंडर्ड परसेंटेजेस नहीं देते, लेकिन ये वाला स्टैंडर्ड परसेंटेज बेस्ड है, इसने परसेंटेजेस बनाई हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है मिसाल के तौर पे नेस्ले, वो कहती है 1 करोड़ की मेरी सेल है, बल्कि अब तो मुझे लग रहा है आज के बाद हम अरबों में बातें किया करें। उसने कहा 10 अरब मेरी सेल है, 10 अरब में से 2 अरब सेल मेरी पानी से है। आप बता दें क्या ये 10% से ज्यादा है? ये तो 20% है इसकी। तो ये वाहिद स्टैंडर्ड ऐसा जो किसके ऊपर बेस करते हैं? मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट पे। और मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट में ये कहां पे चला गया है? ये परसेंटेजेस डिफाइन करने पे चला गया। छोड़े पर स्टैंडर्ड की थ्योरी, फारक करें, न्यूमेरिकल करें। पहला न्यूमेरिकल किधर है यार? क्या IFRS 8? क्वेश्चन 3 करें, रजिस्टर खोल लें। क्वेश्चन 2 पेज 433 डेस्कॉन। द मैनेजमेंट ऑफ डेस्कॉन लिमिटेड हैव आइडेंटिफाइड, पेज कौन से? 433। कल ना शुरू में 5-10 मिनट IS 41 और भी करेंगे इंशाल्लाह हम। मैनेजमेंट ऑफ डेस्कॉन लिमिटेड हैव आइडेंटिफाइड ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स यानी ये सेगमेंट्स हैं हमारे जो ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स बेस्ड ऑन, ओ मैन यार मेरे ख्याल से ना डेस्कॉन का शायद काम हो लैपटॉप बेचना, तो इन्होंने अपने सेगमेंट ना प्रोडक्ट वाइज नहीं बनाए हुए। समझना मेरी बात को, समझना मेरी बात को। मल्टीनेशनल्स की बात करो तो कई मल्टीनेशनल्स ऐसी हैं जो एक ही प्रोडक्ट बेचती हैं, जैसे नाइकी शूज है। अब नाइकी शूज शायद शूज में कैटेगरी ना बनाए, लेडीज शूज, जेंट्स शूज, वो कहे ये कैटेगरी मेरी नजर में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नाइकी शूज क्या कहे? चाइना से कितना कमा रहे हैं, पाकिस्तान से कितना कमा रहे हैं, यूरोप से कितना कमा रहे हैं, वो ये बातें करेंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन तो बड़े लेवल की है। ये क्या कह रही है? ये प्रोडक्ट वाइज नहीं जा रही, चीजों को देख रही, ये कंट्री वाइज सोचा इसने, देखे। और ठीक है यार, मर्जी है तेरी। पैकेजेस वाले छोटे लेवल का था, वो कंट्री, वो प्रोडक्ट वाइज देख रहे थे चीजों को। ये लोग कैसे देख रहे हैं? कंट्री वाइज। Your Descon Limited have identified the following operating segments based on geographical location. Information for these segments is as under: China, India, Iran, Canada, Spain, Turkey. इन 6 मुल्कों के अंदर हम काम कर रहे हैं। अब हमने देखना है मटेरियल कौन सी चीजें हैं और इमटेरियल। टोटल सेल, टोटल सेल, एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल। तो अगर आप मुझे कहें कि ये बताएं जी ये क्या है, तो मैं कहूंगा ये है A, ये है B और ये है C इज इक्वल टू A प्लस B। लिख लें, लाइन भी लगा देते हैं ताकि वो क्लियर। तो एक्सटर्नल सेल 612। एक्सटर्नल सेल का क्या मतलब है? बाहर के कस्टमर्स को चीजें बेची हैं या अपने ही इदारे में बेच दी। देखो ऐसा भी तो हो सकता है डेस्कॉन चाइना डेस्कॉन इंडिया को चीजें बेच दे, यानी कुछ चीजें चाइना वाले इंडिया को बेचते हैं, इंडिया को जरूरत हो तो अपने ही इदारे में भी सेल हो सकती है। बाकी उस सेल के इंपैक्ट क्या होंगे उस साइड पे ना, चाहे वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इन कंपनीज ने बाहर के कस्टमर्स को कितनी सेल की? 612। अंदर के कस्टमर्स को 388। टोटल सेल कितनी की इस कंपनी ने? 612 जमा 388 1000। बाकी फिगर्स के ऊपर ना जाएं, सवाल खुलेगा तो पता चल जाएंगे। प्रॉफिट बताएं जी। 1 2 3 4 5 6 हर जगह कहीं प्रॉफिट्स आ रहे हैं और कहीं लॉस आ रहा है। इसलिए जो डिसीजन मेकर है ना उसको ये सारी इंफॉर्मेशन देख के बड़ा आसान हो जाएगा। एसेट्स क्लियर। अब हमने पता क्या करना है, ये डाटा हमें बीइंग एन अकाउंटेंट मिल गया है। हमने इन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में से मटेरियल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स अलग करने हैं, यानी जो बड़े बड़े हैं जिनकी बुनियाद पे हमारा बिजनेस खड़ा हुआ है, और अगर वो बिजनेस सेगमेंट फारिग हो गए तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टेक पे लग सकती है। हमने इस डेटे में से ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं ढूंढने, क्योंकि ऑपरेटिंग सेगमेंट्स तो ये हैं।
हमने इस डेटे में से मटेरियल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ढूंढने हैं। जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन ने मटेरियल ऑपरेटिंग सेगमेंट ढूंढ लिए थे, इमटेरियल को अनएलोकेटेड का कोई नाम दिया था, ऐसे ही, यानी कि फॉर से कुछ छोटे मोटे काम। क्लियर हो गया? तो बता दें ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। हमने इनमें से कौन से ढूंढने हैं? बड़े बड़े ऑपरेटिंग सेगमेंट। और मटेरियल ऑपरेटिंग सेगमेंट तो लफ्ज अच्छा नहीं है, स्टैंडर्ड ने लफ्ज यूज किया है इन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में से रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट ढूंढो। कौन से ऑपरेटिंग सेगमेंट ढूंढो? रिपोर्ट जिन्हें की, रिपोर्ट का क्या मतलब है? यूजर को जिनके बारे में बताया जा सके। हो सकता है कोई छोटा सा मुल्क हो, उसके बारे में यूजर को बताने की जरूरत ही ना हो, तो बता दो, क्योंकि सारी सेल का ब्रेकअप देना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अब एक पेप्सी वाले क्या करें? पेप्सी वाले तो 250 मुल्क इधर लिख देंगे। अब 250 मुल्क इधर लिख तो देंगे, लेकिन वो तो पेप्सी वालों के ऑपरेटिंग सेगमेंट्स होंगे। मैंने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ढूंढने हैं, या ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में से वो सेगमेंट्स ऑपरेटिंग ढूंढने हैं जो मटेरियल है। मटेरियल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का है ना एक बड़ा टफ सा नाम है रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट। क्या? ऐसे ऑपरेटिंग सेगमेंट जो इस काबिल हैं कि उनको यूजर को क्या कर सके, हम रिपोर्ट कर सकें। इसका ना ये रिक्वायरमेंट मांग रही है आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट। रिपोर्टेबल, रिपोर्टेबल का मतलब होता है मटेरियल। रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट। जी हजरात, हमने क्या आइडेंटिफाई करने हैं? आइडेंटिफाई करनी है रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट या मटेरियल, समझ लें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इस डेटे को ना हम अपने समझने के लिए सिंप्लीफाई कर लिया करेंगे। सर क्यों सिंप्लीफाई करेंगे? सर ये तो हमें ऑलरेडी सिंप्लीफाई लग रहा है। यार हाँ, ये आपको सिंप्लीफाई लग रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ना डाटा कुछ आगे पीछे करके दिया होता है, तो हम डाटे को सिंप्लीफाई किया करेंगे। वैसे तो ये काफ़ी हद तक सिंप्लीफाइड ही है, लेकिन मैं एक पैटर्न आपको नया सिखाने लगा हूँ। आपने इस डाटे को ना उस पैटर्न पे ले आया करना है पेपर में। इसका नाम हम रखा करेंगे वर्किंग 1। और सवाल की रिक्वायरमेंट के लिए 4 लाइनें छोड़ दें, 4-5 लाइनें ये काफ़ी हैं। पहले सफ़े पे 4-5 लाइनें छोड़ के, सफ़ा नहीं छोड़ना, पहले सफ़े पे 4-5 लाइनें छोड़ के सवाल करना शुरू करें। वर्किंग 1। कंट्रीज के नाम लिखवाएंगे। चाइना, इंडिया, ईरान, कनाडा, स्पेन, तुर्की और टोटल। चलिए टोटल को छोड़ें अभी। आप दिल में कह रहे होंगे सर कमाल ही कर दिया आपने उसने ऐसे लिखे हुए थे, आपने इनको उठा के ऊपर लिख दिया, कमाल कर दिया आपने। हाँ ठीक है, मेरी मर्जी। अच्छा, तरतीब ये नहीं होगी, तरतीब मैं बनाऊंगा एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल इज इक्वल टू टोटल सेल, फिर प्रॉफिट्स और फिर एसेट्स। चलें जी, कौन सी सेल जी? एक्सटर्नल सेल और आगे इंटरनल सेल। यार ये सारे मार्कर कहीं मुंह फटे हुए हैं। नहीं, मुंह फटना बोलो प्लीज, ऐसे नहीं कहते। एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल और कौन सी सेल? टोटल सेल। इधर ऐसे कर दो, कोई हर्ज नहीं कि एक्सटर्नल और इंटरनल को जमा करेंगे तो कौन सी आ जाएगी? टोटल सेल, यानी 2 + 3 5। क्लियर? तो एक ये हो गया। फिर इसके बाद नीचे मैं करूंगा, किसी सेगमेंट में प्रॉफिट होगा और किसी में मुझे लॉस होगा, अल्लाह ना करे। यानी डेस्कॉन, फर्ज करो डेस्कॉन लिमिटेड नहीं है, डेस्कॉन एक बच्चा है, बंदा है, डेस्कॉन बंदा है। डेस्कॉन को मना भी किया था अब्बू ने, पुत्र इंडिया ना जाइए, अबू जान दो, पुत्र इंडिया ना, अबू जान, पुत्र स्पेन ना जाए, अबू जान दो। अबू कहेंगे पुत्र
शौक पूरा हो गया, लॉसेस कमाए हैं जाके चपे मान जाया करके दे बढ़िया निकल, कभी मान जाया करें बड़ों की बात। एसेट्स छोटी छोटी बातें करता रहूं लेकिन नोट करने की जरूरत नहीं, आने वाले दिनों में आएंगी। कोई लाइबिलिटीज वगैरह अगर दे देना तो वो नहीं यहाँ लिखनी, वो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने मटेरियलिटी ना किसी बेस पे डिसाइड करनी है। वो बेसिस हमारी तीन है, सेल, प्रॉफिट्स और एसेट्स। हर सेगमेंट के अगर हमें सेल, प्रॉफिट और एसेट्स पता चल जाए तो पता चल जाएगा क्या मटेरियल। लाइबिलिटीज भी कुछ लोग लिखते हैं लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा यार लाइबिलिटीज लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ। ओके, अब फिगर्स लिखवा दें। सर आपने सही कराया यार, ये डाटा सिंप्लीफाइड था, इधर वालों को ऊपर ले गए, उधर वालों को इधर ले गए, चलो खैर है। अब मुझे ना आप सबकी सेल बता दें एक्सटर्नल 233, 90, 195, 40 और 54। बताओ यार। 200, 33, 90, 195, 40, 54। अच्छा, ये थोड़ा सा ना सवाल को नोट करने में पेपर में टाइम ज्यादा लग जाया करेगा, लेकिन आसान होगा सवाल, ये काफी आसान सवाल होगा। नोट करने में थोड़ा सा ना टाइम लगा करेगा, इंफॉर्मेशन ज्यादा हुआ करेगी सवाल में, लेकिन कॉन्सेप्चुअली कोई इतनी जान नहीं है इन सवालों में। अच्छा जी, इंटरनल सेल 120, 45, 0, हाँ ठीक है, 135, 45 और 43। जी बोले। 120, हाँ जी, 45, 45, 135, 45, 43। टोटल की जगह छोड़ी हुई है रजिस्टर में। कोई नहीं, घर बैठे में दोबारा रीस्टार्ट कर लिया, और क्या, टोटल की जगह छोड़नी थी। आप भी कह रहे होंगे हमारा ख्याल ही कर लिया करें, घर बैठे में इसका मतलब ये तो नहीं कि सारा ही टाइम आपको दे दें। अच्छा, 200 जमा 120, 320। यहाँ भी देख लो, वैसे इनको बिठाया जा सकता है। 200 जमा 120, 320 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। जी, टोटल से इधर ही करवा दो। 378। मैंने कैलकुलेटर अब जाके पकड़ा है टोटल सेल करते हुए, इससे पहले मैं सवाल का डेटा उठा रहा था, लेकिन वैसे तो टोटल सेल दी हुई है इस सवाल में, मेरे ख्याल से टोटल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आने वाले सवालों में हो सकता है टोटल सेल मिसिंग हो, फिर एक्सटर्नल इंटरनल को टोटल कर लेंगे। एक्सटर्नल बाहर वाले लोगों को, इंटरनल अंदर वाले लोगों को। अगर आप एक बंदा जहन में लाओ, उसने 4 बोतलें खरीदी, दुकान खोली, एक बेगम को पिला दी, 3 ग्राहकों को दे दी, तो एक्सटर्नल इंटरनल का ये कॉन्सेप्ट होता है। आगे बोले जी। 70, 330, आगे 85, 97। अच्छा जी, प्रॉफिट्स या लॉसेस 98, -26, +47, +121, -15 और +12। यार कोई फिगर गलत ना लिखवाना यार, मेरा कोई रिकॉर्डिंग दोबारा करवाने का मूड नहीं है, क्योंकि एक फिगर भी गलत हो जानी है तो सारी मैस मच जानी है व्हाइट बोर्ड पे। जी बोले। कितना? 98, 26, 47। नहीं, अच्छा यार ये बात सुनो, मेरे से ये ना पूछना व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि ये सेल है और ये प्रॉफिट्स हैं, कम क्यों हैं? यार सेल में से खर्चे वगैरह माइनस हुए होंगे, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग, वो नहीं यहाँ दिए हुए उसने, हमें उससे कंसर्न भी नहीं। जी 121। प्लीज व्हाइट बोर्ड पे ना जरा देखते रहो साथ साथ जो मैं लिख रहा हूँ, सवाल वाला हो। -15, 12। एसेट्स 3400, 345, 995 एंड सो ऑन। हाँ जी बोलो। 34। अच्छा देखो ना, हमारी तबीयत में भी एक चीज है यार, बड़े चाइना में यार तूने बड़े लैंड, बिल्डिंग, प्लांटे, मशीनरी और पता नहीं क्या क्या, और इंडिया में प्लांटियां, मशीनरियां, लैंडियां, छोटे छोटे, तूने जानदार है ही नहीं। यहीं से कुछ आइडिया हमें चीजों का थोड़ा थोड़ा होने लग गया है, लेकिन अभी आगे चलें। 995। ईरान में फिर भी तो किसने एसेट रखे हुए हैं। 3800। अब आप भी मेरे साथ सोचने लगे, कनाडा में तो चाइना से भी ऊपर निकल गया। 580।
88, सबसे कम इसने लिफ्ट इंडिया को कराई हुई है। दुआ मांगते हो इंडिया वालों के लिए, अल्लाह उनको हिदायत दे दे और कलमा पढ़ा दे। ये दुआ तो नहीं मांगते अल्लाह सारे इंडिया वालों को जहन्नुम बोस कर दे, मुसलमान होने की दुआ मांगे दो। अच्छा जी, सारे एक्सटर्नल जमा कर दें। अब यार अब कैलकुलेटर चाहिए, और अब मुझे ना आपकी बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, क्योंकि चीज़ें आसान हैं लेकिन कैलकुलेशन साथ साथ नहीं होंगे तो मसला हो जाएगा। चीज़ें बहुत आसान है यार। एक्सटर्नल सेल का ना टोटल कर दें सबका, चाइना की सेल, इंडिया की सेल, ईरान की सेल, कनाडा की सेल, स्पेन की सेल, तुर्की की सेल, 612। इंटरनल का टोटल करें 120 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 135 प्लस 45 प्लस 43 इज इक्वल टू 388। नेक्स्ट, टोटल का टोटल ऊपर से भी कर सकते हैं, बेहतर है ऊपर से ही कर दें। कितना? 1000। नो यहाँ स्टैंडर्ड ने जरा डिफरेंट मेथोडोलॉजी ली है। कहता है नहीं यार ऐसा नहीं करना, आपने ऐसा नहीं करना यार। एक ना अजीब सा काम मैं करने लगा हूँ, इसको आप समझ लो जैसे ये वर्किंग है, तो ये वर्किंग 1.1 है, वर्किंग 1.1। स्टैंड कहता है जरा डिफरेंट मेथोडोलॉजी चलो। यार मेथोडोलॉजी बड़ी आसान है, ऊपर जरा देखते रहना। कहते हैं यार ऐसे लोगों ने राय दी थी, स्टैंडर्ड बन रहा होता है ना, लोग राय देते हैं। कुछ ने कहा यार इनको भी इसी तरह जमा कर दो। स्टैंड ने कहा मुझे लग रहा है इस तरह काफी कुछ नेट हो जाएगा, प्रॉफिट में से लॉसेस नेट हो जाएंगे। स्टैंड कहते हैं नहीं, फर्ज करो ये बैट है, बैट 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 बैट, और ये बॉल्स है, बॉल बॉल, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्टैंड कहते हैं दोनों को ना अलग कर दो, दोनों को अलग कर दो, चावल अलग कर दो, चिकन अलग कर दो। फिर जिसने बोटियां डालनी हुई वो बोटी डाल लेगा बिरयानी में, जिसने चावल डालने में वो चावल डाल लेगा। हर एक का एक मिजाज होता है, तो चावल अलग कर दो, बोटियां अलग कर दो। तो चलें जी, ये छोटा सा एक काम पेपर में करना होगा, बड़ा आसान सा काम होगा ये। 98, सिर्फ प्रॉफिट्स लिखता हूं मैं, सिर्फ प्रॉफिट्स बुलाई। 98 प्लस 47 प्लस 121 प्लस इज इक्वल टू, हाँ 12 2 7 8। ना अच्छा, लॉस 26 प्लस 15। ना 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 नहीं यार, साइन जरूरी नहीं, बस लॉसेस का टोटल करना है, नेगेटिव ना लिखवाओ, छोड़ो पर। लॉसेस का टोटल 41। अच्छा यार चलो छोड़ो इसको, कि अब मैं क्या करने लगा था, छोड़ो। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये किया क्यों है वो मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, बट इसका नो नीड्स, टोटल नहीं कर सकते थे हम, इसका टोटल नहीं करना था, ये जगह मैंने खाली छोड़ दी। आगे चलें जी। एसेट्स में कोई मसला नहीं हुआ करेगा। 3400 प्लस 345 प्लस 995 प्लस 3800 प्लस 580 प्लस 880, पूरा 10,000 आ गया। ओके चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारा वर्किंग 1 मुकम्मल हुई अलॉन्ग विद वर्किंग 1.1। अब मोहतराम कान खोल लें, आंखें खोल लें, 2 आंखें नाक के ऊपर जो लगी हुई हैं और एक दिल की आंख खोलें। मोहतरम मेन काम होने लगा है। 3 फिगर्स को आपने स्टार लगाने, पेपर में ऑब्वियसली नहीं, लेकिन प्रैक्टिस में, होमवर्क में, रिवीजन में, बस जिस दिन आई कैप का पेपर होगा ना उस दिन स्टार ना लगाइएगा, ऐसे अजीब सा लगेगा, लेकिन लगा भी देंगे तो मेरा नहीं ख्याल वैसे कितनी बड़ी हर्ज वाली बात है। 3 फिगर्स को आपने आप स्टार लगाना है जी। इसका नाम बताएं। टोटल सेल का टोटल पकड़ लिया आपने, टोटल सेल का टोटल। आगे चलें जी, एसेट्स का टोटल बताएं, इसको स्टार लगाएं। एक टोटल हम यहां भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसकी जगह हमने एक अजीब सी कैलकुलेशन कर ली, साइन इग्नोर करते हुए। प्रॉफिट्स को पकड़ा, लॉसेस को पकड़ा, लेकिन लॉसेस में साइन इग्नोर करके बस ये कर दिया। यार
स्टैंडर्ड कहते हैं इनमें से ना हायर उठा लो, हायर 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 बता देंगे प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स। तो यार इसमें ना इस पे स्टार लगा दें, प्रॉफिट्स उठा लो। क्या वजह है, क्यों है सर ऐसा क्यों हो जाए, छोड़ो यार हद होगी, इन चक्करों में क्यों पड़े हो। चलें जी, स्टैंडर्ड बन चुका है, जो बन चुका है वो मैं आपको पढ़ा दूं। तो मोहतरम 3 फिगर्स बताएं जो वर्किंग 1 में ख्वारी करके मैंने निकाली। नंबर 1 टोटल सेल का टोटल आ गया, एसेट्स का टोटल आ गया, और अगर बिजनेस में प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं और लॉसेस भी आ रहे हैं। अगर तो प्रॉफिट आ रहे होते ना तो फिर मैं टोटल शायद यही कर देता, फिर कोई मसला नहीं था, फिर मैं टोटल यही कर देता। लेकिन अगर प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं लॉसेस भी आ रहे हैं तो प्रॉफिट्स को भी नीचे बुला लो और लॉसेस को बहुत नीचे बुला लो, और दोनों को नीचे बुला के दोनों को टोटल मारो। टोटल मारते हुए साइन इग्नोर करो, साइन इग्नोर करो, खुदा के लिए साइन ना लिख देना यहां पे, क्योंकि हो सकता है ये 279 आ रहा हो तो फिर इसको हायर लेते। दोनों में से फिलहाल हायर क्या, 278 और 41 में से 278, इसमें से हायर को पकड़ लिया। चलें जी, अब क्या करें, अब मरीज आ गए हैं, मरीज आ गए हैं, अब इनका ब्लड टेस्ट करें, इनका शुगर टेस्ट करें और इनका डेंगू टेस्ट करें। अब ये मरीज आ गए हैं, इनके टेस्ट करना शुरू करें, टेस्ट करना शुरू करें ताकि ये डिसाइड हो सके कि किस किस मरीज को क्या क्या मसला है। तो कितने मरीज हैं हमारे, ये मरीज हैं हमारे, इनको हमने टेस्ट से गुजारना शुरू करना है। अब जी वर्किंग टू नहीं, ये 1.1 थी ना, वर्किंग टू का यार बड़ा मजे का नाम है। वर्किंग टू का नाम है 10% टेस्ट। क्या नाम है जी, 10% टेस्ट से गुजारें, 10% टेस्ट। 10% किसका सर, किसका सर? और बेटा 10% टेस्ट जो 3 स्टार वाली फिगर्स लगाई हैं इनका, ये 3 स्टार वाली फिगर्स हैं इनका 10% ऑफ टोटल सेल। मैंने कहा बातें इतनी आसान है कि बस ऐसे बच्चों वाली बातें हैं। टोटल सेल कितनी है? एक मजे की बात आपको बताऊं, आप जरा थोड़ा सा विजुअलाइज करो, पिछले 20 मिनट से आप बैठे हो, यार एक बात छोड़ कैलकुलेटर, पिछले 20 मिनट से आप बैठे हो, मैं आपको ये बात तकरीबन दावे से कह सकता हूं कि आप घर में किसी बड़े बाशऊर इंसान, बड़े भाई को बुला लें, साथ बिठा लें, पिछले 25 मिनट से उसे भी समझ आ रहा होगा, क्योंकि ना मैंने डेबिट का लफ्ज बोला है ना मैंने क्रेडिट का लफ्ज बोला है। इस स्टैंडर्ड में जनरल एंट्रीज है ही नहीं, ये स्टैंडर्ड सिर्फ डिस्क्लोजर बेस्ड है, एक जनरल एंट्री नहीं है स्टैंडर्ड में। बस ब्रेकअप कर रहे हैं हम चीजों का, और माने ना माने किसी को बिठा के देख लें बेशक साथ, और लेक्चर को 20 मिनट पुराने पहले से चलाना शुरू कर दें, उसको भी चीजें समझ आ रही होंगी कि क्या चल रहा है। हाँ, कुछ ज्यादा ही उसने मसला पूछ लिया, आपसे पूछ लेगा एसेट्स क्या होता है, तो आप उसे बता देंगे यार लैंड बिल्डिंग वगैरह एसेट्स होते हैं। तो लिटिल अकाउंटिंग नॉलेज भी किसी को हो ना, इंट्रो की क्लास वाला बच्चा भी, तो बातें उसे समझ आ रही हैं। अच्छा जी, अगला टेस्ट क्या लगाने? 10% टेस्ट। 10% किसका? 1000 रुपए का नाम बोलो यार, बाकी चीजें छोड़ो। 10% किसका? टोटल सेल का। 10% प्रॉफिट्स या लॉसेस दोनों में से हायर का, जो मर्जी आप लिख लें, 10% टेस्ट प्रॉफिट स्लैश लॉसेस, जो मर्जी लिख लें। अब मैं तो स्लैश लॉसेस लिख दूं तो आप परेशान ना होइएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10% ऑफ प्रॉफिट्स अगर प्रॉफिट्स हायर होते और लॉसेस अगर लॉसेस हायर होते, उसको छोड़े, मैंने प्रॉफिट स्लैश लॉस लिख दिया, कोई मसला नहीं, बस उठाना आपने 278 है, ये नीचे वाला उठाइएगा। और इन द एंड आखिरी टेस्ट बोले 10% ऑफ एसेट्स। एसेट्स में तो टोटल ना करो ना, इंटरनल एक्सटर्नल का कोई लॉस ही नहीं है इसमें, तो 10% ऑफ एसेट्स। क्लियर? ले 10%। 10% ऑफ टोटल सेल का मतलब ये होता है 10% मल्टीप्लाइड बाय टोटल सेल। 10% मल्टीप्लाइड बाय टोटल सेल करें, कितना आ गया जी? 100। इस यूनिट का क्या करना है, सब्र करें मैं बताता हूं। आगे लें जी, 10% ऑफ 10,000, ठीक है, बच्चों वाला काम करने के लिए बुलाया हुआ है। 10% ऑफ 10,000 बाद में ले लेता हूं मैं, पहले ये कर लेता ना। 10% ऑफ 278, 10% ऑफ 278 इज 27.8।
10% ऑफ टोटल एसेट्स जी, 10% ऑफ टोटल एसेट्स कितने हैं? 10,000 10,000 इज इक्वल टू 1,000। क्लियर? चाइना, इंडिया, ईरान, ईरानी सबके नाम लिखवा दूं, ईरान, कनाडा, स्पेन, तुर्की। चाइना, इंडिया, ईरान, कनाडा, स्पेन, तुर्की। चाइना, इंडिया, ईरान, कनाडा, स्पेन, तुर्की। क्लियर? एसेट से जरा समझाना मुझे आसान है, मैं इसलिए चल रहा हूं। बिजनेस के सारे एसेट्स का 10% है 100। क्या बिजनेस 1000, ये सॉरी 1000 एसेट से मैं चला रहा हूं। बिजनेस के सारे एसेट्स का 10% है 1000, तो 10% ऑफ 10,000 इज 1000। 1000 का अब वो काम कराने लगा हूं जो 3 से 4 क्लास का बच्चा भी कर लेता है। 1000 को कंपेयर करें 3400 से। 1000 बस क्या है सर? 1000 यार बिजनेस के सारे एसेट्स का 10% है। अच्छा चलें ठीक है जी, 1000 बिजनेस के सारे एसेट का 10% हो गया। 1000 को कंपेयर करें चाइना से, चाइना के 3400 से। जब 1000 को कंपेयर किया 3400 से, तो इसका मतलब है 10% ऑफ एसेट से भी ज्यादा एसेट चाइना में पड़े हुए हैं। तो चाइना इज मटेरियल, चाइना इज मटेरियल। तो चाइना को मैं लिखा रहने दे रहा हूं, क्रॉस नहीं कर रहा। अब आगे इंशाल्लाह आपको समझ आ गई है। अच्छा जी, बिजनेस के एसेट्स का 10% कितना है? 1000। दोबारा देखना, बिजनेस के एसेट्स का 10% कितने हैं? 1000। और इंडिया में कितने एसेट्स पड़े हुए हैं? मेरे ख्याल से तो बिजनेस के 10% से भी कम पड़े हुए हैं। तो 1345 से क्या है? लोअर है। इसलिए इंडिया को काट दो, ये मटेरियल नहीं है, ये मटेरियल नहीं है। नेक्स्ट। अब तो यार सादा सी बातें मैं कहता था दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा भी कर लेता है। 1000 है, 1000 से कम है तो बोलो इममटेरियल, इममटेरियल। 1000 रुपया है, 1000 से इसके एसेट्स काफी ज्यादा हैं तो ये मटेरियल है, इसको नहीं काटना। अच्छा 1000 रुपया है, 1000 रुपए से ये कम है और ये भी कम है, तो ये भी कोई खास इधर एसेट्स नहीं पड़े हुए स्पेन में और तुर्की में। तो एसेट्स अगर मैं देखूं हमारे बिजनेस के, तो मेन एसेट्स हमारे बिजनेस के इस वक्त पड़े हुए हैं चाइना में और कनाडा में। तो एसेट्स के एतबार से चाइना और कनाडा डिसीजन मेकिंग के लिए बड़ा क्रूशल है। और अगर फैक्ट्री में आग लग जाए तो ओनर पहला सवाल ये पूछेगा, चाइना की फैक्ट्री में तो नहीं आग लगी? ओए कनाडा की फैक्ट्री में तो नहीं आग लगी? बाकी फैक्ट्री में आग लग जाए, को कहते हैं कोई नहीं, आग ही है छोटी सी, तो कोई पता नहीं। अच्छा लेकिन यार स्टैंडर्ड ने कहा यार खाली एसेट्स की बेस पर डिसाइड ना करो यार, सेल भी तो देखो चाइना में कितनी हो रही है, सेल भी तो देखो इंडिया में कितनी हो रही है। सेल हो सकता है ईरान की सेल बहुत ज्यादा हो, एसेट कम हो, ईरान की सेल ज्यादा हो। तो स्टैंडर्ड बड़ा बारीक बीन था, कहते खाली एसेट्स की बेस पर डिसीजन ना लो, खाली एसेट की बेस पर डिसीजन ना लो। जैसे आप याद रखें यार, आप कोई भी डिसीजन लेते हैं ना तो इस बेस पे नहीं लेते कि चलो जी हॉस्टल कॉलेज के करीब है मैं ये ले लेता हूं। आप देखते हैं यार उधर खाने का क्या इंतजाम होगा, अच्छा एसी लगाने की इजाजत देंगे अगर मैं अफोर्ड कर लूं, इस किस्म के भी सवाल। तो क्या डिसीजन लेते हुए एक फैक्टर को सामने रखा जाता है या कई फैक्टर्स को सामने रख सकते हैं? तो स्टैंडर्ड बनाने वाले ने भी यही सोचा कि यार खाली जो आपके लैंड, बिल्डिंग्स, प्लांट, मशीनरी, एसेट्स वगैरह बिजनेस के हैं ना, उनकी बेस पर डिसीजन ना ले।
बल्कि आप किस बेस पर डिसीजन लें, एक और बेस लें, सेल। सेल और सेल कौन सी? टोटल। सेल कौन सी? टोटल। टोटल सेल पकड़ें जी। टोटल सेल कितनी है? 1000। 1000 की जिस बिजनेस की सेल है तो उसके 10% सेल कितनी बनती है? 100। अब 100 की सेल एक थ्रेशहोल्ड आइडेंटिफाई हो गया, इसको कहते हैं थ्रेशहोल्ड। 100 का एक थ्रेशहोल्ड आइडेंटिफाई हो गया। अब पकड़ें किसको? 100 को। किसको पकड़ें? 100 को। और 100 को कंपेयर करें। यार ये स्टार जहां लगा हुआ है वहां देखना प्लीज, स्टार के सामने के ऊपर एक्सटर्नल इंटरनल ना चले जाना। 100 को कंपेयर करें 320 से, तो चाइना की सेल तो अच्छी खासी है, चाइना को नहीं काटना। 100 को कंपेयर करें इंडिया से, तो इंडिया इधर भी फारिग हो गया, इंडिया की सेल 100 से कम है। ईरान की सेल, मैं जरा देखें, स्टार के सामने वाली फिगर्स पे उंगली रख के चल रहा हूं। ईरान की सेल 100 से कम है, तो ईरान को भी मैं क्या कर दूं? काट दूं। आगे चलें। कनाडा की सेल 100 से, एसेट भी ज्यादा थे माशाल्लाह, सेल भी अच्छी खासी होगी, इसको नहीं काटना। स्पेन की सेल और तुर्की की सेल भी 100 से अनलकीली कम है, तो स्पेन और तुर्की को इधर भी काट दें। तो वैसे काफी लंबा काम किया, लेकिन फिलहाल हम उसी नतीजे पे हैं कि चाइना और कनाडा ही मटेरियल हमारे हैं, कि सेल भी अच्छी खासी कर रहे हैं माशाल्लाह और एसेट भी अच्छे खासे हैं। अच्छा, अब आप मुझे बता दें आखिरी टेस्ट क्या है? प्रॉफिट्स वाला। इसमें ना यार आपने जब कंपैरिजन करना है ना, तो एक छोटा सा मशवरा दूंगा मैं, अगेन साइन इग्नोर कर देनी है। मैं ना साइन इग्नोर करके ले रहा हूं, वरना पता है आप क्या कर रहे होंगे? वरना आप कह रहे होंगे 27.8 है, वो पॉजिटिव है, ये सर नेगेटिव है, मैं कैसे कंपैरिजन करूं? इसमें भी ना साइन इग्नोर करके कंपैरिजन करना है। तो थोड़ी देर के लिए ज्यूम कर लें कोई साइन नहीं है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट से खेलना। एब्सोल्यूट यानी ऐसी दुनिया में चले जाए जहां साइन एग्जिस्ट नहीं करते, प्लस माइनस के। हाँ लेकिन प्लीज प्लस और माइनस यहां तो यूज होना था ना, कल इतनी तो लगानी है ना आपने। तो आप साइन इग्नोर करके आप कंपेयर करें। ये थोड़ी सी एक हार्ड टू क्रंच बात है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आसान है। अब जी उधर कितना पड़ा हुआ है? 27, 27 चरिया 8, 27 चरिया 8 से 98 क्या है? तो चाइना को काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना की प्रॉफिट अच्छे खासे हैं, इसके लॉसेस अच्छे खासे हैं, लेकिन मैंने कहा इस चक्कर में ना छोड़ें। 27 को कंपेयर करें 26 से, तो 26 कम में, तो इंडिया को फारग करें। फिर तो उस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ और कहा है। अच्छा, ईरान 47, तो इधर ओए होए 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 होए, यार ईरान का तो लेवल है। ईरान में कोई एसेट ज्यादा नहीं थे, ईरान में कोई सेल ज्यादा नहीं थी, ईरान में प्रॉफिट्स कमा रहे हैं हम। और लेवल चेक कर, चाइना के तकरीबन आधे प्रॉफिट कमा रहे हैं। और 3400 के, ये तो मैं एनालिटिकल साइडों पे चला गया, इतना सोचा नहीं, 3400 के एसेट रख के नहीं कमा रहे हो, और 995 के एसेट रख के 47 कमा रहे हो। बहरहाल ये बातें सीए ने नहीं सोचनी, ये सी और डिसीजन मेकर सोचेगा, आपने मत करके दे देनी है। तो मैं सीईओ के लेवल पे जाने की जरूरत नहीं, डिसीजन मेकिंग नहीं स्टैंडर्ड में भी जाएं आप, बस आप सादा सादा फिगर से खेलना है हमारे सिलेबस में। तो आप बता दें यार, हल्की फुल्की सी थ्योरी है थोड़ी सी एंड पे, वो मैं बताऊंगा आपको। आप बता दें यार, ईरान ने तो, आप कहेंगे ना ईरान यार ज्यादा लगे, इधर आके तो तूने लुट मचा दी, बड़े प्रॉफिट कमा लिए हैं। तो ईरान का 27 इधर से पकड़ें और इससे कंपेयर करें तो ईरान की तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स हैं। तो यार अब इसको ना काटिएगा। हम अभी तक समझ रहे थे कि चाइना और कनाडा ही सिर्फ मटेरियल हैं, अब हमें पता चला ईरान का प्रॉफिट भी बड़ा अच्छा जा रहा है, उसका भी जरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आगे आगे चलें जी। कनाडा 180, नहीं वैसे भी अच्छा जा रहा है, नहीं बोलना, यहाँ पे अलग से डिसीजन लो। 27 एज कम्पेयर टू 121, 121 बहुत ज्यादा है, और आगे 15 और 12 में तो वैसे ही जान नहीं है एज कम्पेयर टू 27। तो स्पेन और तुर्की ने तो ऐसे ही तंग किया है हमें, इसको फारिग कर दें। क्लियर? कैसा राजी सवाल? आंसर, सवाल खत्म हो गया, आंसर बता दें। क्या मोहतरम? डिसीजन हमारा काम नहीं है।
हाँ इसकी नहीं 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 बस 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 आप बता दें यार ऑपरेटिंग सेगमेंट याद रखिएगा। ऑपरेटिंग सेगमेंट तो 6 थे, लेकिन मेरा सवाल है रिपोर्टेबल कितने हैं। रिपोर्टेबल का क्या मतलब है? यूजर को बताने के काबिल। रिपोर्टेबल का मतलब अगर आपने लिखना है, आपका दिल चाह रहा है, रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट का मतलब है यूजर को बताने के काबिल। अब यूजर्स को सारी डिटेल दे दें कि तुर्की में सेल कितनी हुई, स्पेन में कितनी सेल हुई, और यूजर कहेंगे चुप, वो तुर्की में सेल और स्पेन में सेल नहीं है, वो छोटी छोटी सेलियां हैं, सेलियों को छोड़ो, सेले बताओ। तो जहां बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन है वो बतानी पड़ेगी। तो बताएं यूजर को क्या क्या बताएंगे, किस किस सेगमेंट के बारे में बताएंगे। नंबर 1, बोले 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 टोटल सेल के एतबार से चाइना और इधर चाइना, ईरान और कनाडा, और इधर चाइना और, अब कुछ भी नहीं करना आपने यार, आपने सिर्फ तीनों के नाम लिख देने हैं बस। चाइना भी हमारी नजर में मटेरियल है, कनाडा भी मटेरियल है, और ईरान भी मटेरियल है। मैं फिलहाल आगे कुछ नहीं लिख रहा, और आगे फिलहाल लिखने की जरूरत भी कुछ नहीं, बस हमारे सवाल का जवाब आ गया। ये हमारा सवाल था, बताओ कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जिन्हें रिपोर्ट करें। तो थोड़ा सा लंबा काम और आसान काम करके हमने फौरन बता दिया कि ये सेगमेंट इस काबिल है कि इनको क्या करें, रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करें किसको रिपोर्ट करें? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करें। अच्छा वैसे आपसे पूछ रहा हूं, अब चाइना कनाडा और ईरान तो हो गया, तो यूजर्स को बाकियों के बारे में बता देंगे। इंडिया, स्पेन और तुर्की तो अदर्स हैं, अदर्स हैं, यानी हमारी नजर में रिपोर्टेबल। रिपोर्टेबल का क्या मतलब है उर्दू में? इस काबिल हैं कि यूजर को बताए जा सके। यहां पे बात रुकी नहीं, अब्बू ने आके कहा बेटा एक सवाल और आखिरी सवाल तेरे से और पूछ रहा हूं, तूने कॉलेज के पास हॉस्टल भी ले लिया, तूने जो है वो यहाँ पे पता चला लिया खाना भी अच्छा है या नहीं, और तूने इस हॉस्टल के अंदर ये भी पता चला लिया है यहाँ पे इंटरनेट की सहूलत भी है या नहीं, ऑनलाइन लेक्चर भी लेने पड़ते हैं। बेटा तेरी सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ठहर जा, इधर कैसे लोग रहते हैं, सोहबत तेरी कैसी होगी, तेरा रूममेट कैसा होगा, तेरे हॉस्टल के लोग कैसे हैं, ये जरा मुझे पता करने दे। गहरी बात कर गए अब्बू, ये मुझे पता करने दे, उसके बाद डिसीजन लूंगा मैं तुझे यहाँ रहने दूंगा या नहीं। स्टैंडर्ड आके एक और चीज बोली, स्टैंडर्ड ने कहा यार एक टेस्ट और कर लो। हमने कहा हम तो रिपोर्टेबल निकाल चुके हैं यार, अब एक टेस्ट और क्या करें? कहते हैं टेस्ट और कर लो रिपोर्टेबल। उस टेस्ट में कोई और रिपोर्टेबल निकल आया, नंबर 4 पे लिख देना, नंबर 4 पे लिख देना उसको भी। हमने कहा अच्छा ठीक है। कहते हैं एक और टेस्ट करो। स्टैंडर्ड ने कहा वो मेरी तरफ से, तो हमने कहा मुझे पता है ये भी तेरी तरफ से ही दे चुके हैं हमारे। तो स्टैंडर्ड ने कहा एक और टेस्ट देता हूं, वो मेरी तरफ से। वर्किंग नंबर 3, 75% एक्सटर्नल सेल टेस्ट। यार मैं ग्रीन मार्कर पकड़ रहा हूं, बल्कि ब्लू पकड़ लेता हूं। 75% एक्सटर्नल सेल टेस्ट। प्लीज खुदा के लिए आखिरी क्लास तक मुझे याद कराए रखना रेड मार्कर मैंने कहां यूज करना है और ब्लू मार्कर कहां। रेड मार्कर मैंने यूज किया था वर्किंग 2 में, 1 2 3। वर्किंग 2 में 10% टेस्ट में, 10% टेस्ट के लिए मैंने रेड मार्कर यूज किया था। अब मैंने कौन सा मार्कर पकड़ा है? ब्लू। और मैं कौन सी सेल पे टेस्ट लगाने लगा हूं? एक्सटर्नल सेल पे। कौन सी सेल पे? और कौन सा टेस्ट? 70। सर ये क्या है 75% टेस्ट? छोड़ो यार, आप मुझे ये बताओ इस टेस्ट की बुनियाद पर कौन कौन सी चीजें जरा बाहर निकली हैं, ये जरा हिम्मत करके बताओ। इस टेस्ट की बुनियाद पर कौन सी चीजें बाहर निकली हैं? और बोलना यार, चाइना। टेस्ट 2 वर्किंग 3 हो ही नहीं सकती जब तक वर्किंग 2 ना हो जाए। वर्किंग 3 इज डिपेंडेंट ऑन वर्किंग 2। वर्किंग 2 हुआ करेगी इंशाल्लाह पेपर में, फिर वर्किंग 3 होगी, और वर्किंग 2 से पहले वर्किंग 1 करनी पड़ेगी। तरतीब सारी इस तरह चलेगी। और तीसरा जी ईरान। यार अभी ये छोड़ो,
75% का लफ्ज मैं उड़ा रहा हूँ, टेस्ट का लफ्ज भी उड़ा रहा हूँ। इन तीनों की मुझे बता दो एक्सटर्नल सेल, इन तीनों की एक्सटर्नल सेल बता दो। 200, इन तीनों की एक्सटर्नल बतानी है, टोटल नहीं भी मैं पूछ रहा हूँ। इन तीनों की एक्सटर्नल अपनी अपनी बताओ। 200, 195, 90। 200, 195, 90। क्या जवाब आया? 380, लॉक, डन। 200, 100, 485, अच्छा 200, 200, 195 और 90, तीनों की क्या पकड़नी है? एक्सटर्नल सेल। मैं एक बच्चों को एक चीज कहता होता हूं कि वर्किंग 3 जब मैं आपकी कराऊं ना, तो आपके लिए जायज नहीं है आंखें यहां से हटाना। आपकी आंखें सिर्फ कहां होनी चाहिए? एक्सटर्नल सेल वाले कॉलम में। अच्छा, मुझे एक फीलिंग आ रही है, ऐसे फिगर्स ना आंखों में घुसती चली जा रही हैं, करीब से देख रहा हूं ना। एक्सटर्नल सेल, बड़ा मजा आता है। एक्सटर्नल सेल, सिर्फ कौन सी सेल को नजर मारनी है? एक्सटर्नल सेल। तीनों की एक्सटर्नल सेल जमा कर ली। सर ये 75% टेस्ट क्या मतलब आप कह रहे थे? 75% एक्सटर्नल सेल टेस्ट, मैं बताता हूं, इसको ना डिवाइड करें 612 पे। कुछ समझ आ रहा है? वो मुश्किल बात नहीं करें, 612 पे डिवाइड करें, 612 पे, और मल्टीप्लाई ऑब्वियसली आपको पता है 100 से करना पड़ता है, क्योंकि जवाब वरना पॉइंट्स में चला जाता है। 79%। टेस्ट पास हो गया, 75% टेस्ट पास हो गया, ये टेस्ट पास हो गया। एक बात करूंगा, एक ही दफा करूंगा, गौर से सुननी है इस टेस्ट की लॉजिक। स्टैंडर्ड कहता है क्या तीनों की एक्सटर्नल सेल, सारी एक्सटर्नल सेल का 75% है? हमने कहा हाँ है। कहते अल्लाह का शुक्र है, अच्छी खासी सेल आप यूजर को बता रहे हो। आप यूजर को तकरीबन बिजनेस की 79% सेल बता रहे हो, और क्या चाहिए? कोई और सेगमेंट नहीं है। कहता है छोड़ो परे, कोई और सेगमेंट आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बिजनेस की एक्सटर्नल सेल का 79% तक यूजर्स को बता रहे हो, और क्या चाहिए मुझे? अगला सवाल कराऊंगा, ये 79 नहीं आएगा, ये 75 से भी, फिर मैं आपसे कोई मशवरा मांगूंगा। फिलहाल ये जो सिनेरियो बना है ना, ये बने शुक्र वाला, सबर वाला नहीं बना। सबर वाला सिनेरियो तब बनेगा, फिर कोई काम करना पड़ेगा हमें। सबर का मतलब होता है सब खबर करो और काम करो, शुक्र का मतलब होता है और कुछ नहीं करना। अब हमें शुक्र करना पड़ेगा। शुक्र करेंगे कि यार शुक्र है टेस्ट पास हो गया, ठीक है, टेस्ट पास हो गया, ये लिख लें, और साथ ये भी लिख लें, नो नीड टू आइडेंटिफाई एनी अदर सेगमेंट। नो नीड टू आइडेंटिफाई एनी अदर सेगमेंट, कोई और सेगमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। यार मैं यही कहूंगा आपको कि जब 75% से कम आएगा ना, फिर ही शायद आपको ये बात समझ आए। लेकिन मेरा पास का तजर्बा तकरीबन 70-80% बच्चों को लॉजिक समझ आ जाती है वैसे वर्किंग 3 की। क्या लॉजिक है यार? मैंने कौन कौन सी सेल पकड़ी यार? मैंने कौन कौन सी सेल पकड़ी? ये वाली, ये वाली और ये वाली। इन तीनों को पकड़ के, और पीछे छोटियां छोटियां सेलियां बच गई हैं ना, इन तीनों को पकड़ी मैंने, डिवाइड मारा 612 से। जब डिवाइड मारा 612 से, मैंने कहा तकरीबन 80% सेल तो मैं 3 मुल्कों में कर रहा हूं। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, स्टैंडर्ड के मुताबिक मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी खासी बाहर की सेल भी मैं यूजर को शो कर दूंगा। ये 3 सेगमेंट में मुझे लग रहे हैं मिलके ना अच्छी खासी सेल ऑलरेडी कर रहे हैं। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। तो आखिरी टेस्ट किस पे लगाना है बोलो? एक्सटर्नल सेल पे। आखिरी टेस्ट किस पे लगाना है? एक्सटर्नल सेल पे। यार ये सवाल करने में हमें 40 मिनट लगे हैं, और हमारे पास 20 मिनट बच गए हैं। 1 घंटे 40 मिनट की हमारी क्लास होती है, 20 मिनट बच गए हैं।
आपके ख्याल से इसी तरह का सवाल अगर मैं कराऊं आपको व्हाइट बोर्ड पे, तो 20 मिनट में होना चाहिए, 15 मिनट में होना चाहिए? 15 मेरे ख्याल से 15 मिनट में होना चाहिए। तो बस क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। वीडियो पॉज करके आप हजरात ने करना है तो आपकी मर्जी है, जो ऑनलाइन वाले हैं वीडियो पॉज करके करना है, वीडियो पॉज करके आप खुद ही कर लें, वरना मैं आपको जो है वो करा देता हूँ। क्वेश्चन 3 यहाँ तक नोट कर लें, बस हमारा सवाल मुकम्मल हो गया। अब हम क्या करने लगे हैं, कॉन्सेप्ट्स कोई नया लेने लगे हैं या प्रैक्टिस करने लगे हैं? सिर्फ प्रैक्टिस। ये 15-20 मिनट प्रैक्टिस कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम इस तरह भी बच जाएगा ना, फॉर्मेट्स बने हुए हैं। सुने, अच्छा यार, आप मुझे ये बताओ कि इधर देखो, मैं नया सवाल शुरू करने लगा हूं, सारे इधर देखो। ये नोट कर लिया, वर्किंग 3 नोट कर लो जरा। फटा कब आएगा? जब 75% से कम आएगा, फिर मुझे बता दीजिएगा, उस वक्त मैं कुछ कर लूंगा जो भी करना होगा, लेकिन फिर इंशाल्लाह फटे की कोई बात नहीं। अच्छा यार, मुझे हेल्प आउट करो, इधर देखो यार, ये लाइन मिटा दूं, मैं अगला सवाल शुरू करने लगा हूं। एक्सेलेंट, कोई मिटाने की जरूरत नहीं। ये मिटा दूं तीनों? अगला सवाल अभी मैंने देखा नहीं है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये तीनों मिटा दूं? मिटा दूं। ये सारा मिटा दूं यार, ये सारा मिटा दूं? नहीं, इस वर्किंग की शायद जरूरत पड़ जाए, शायद। ये मिटा दूं? नहीं, ये भी मिटा दूं, चाइना इंडिया का लफ्ज। अगला सवाल आने वाला है ना, पता नहीं क्या हो, ये भी मिटा दूं? पता नहीं कंट्री हो या प्रोडक्ट्स हो, मुझे ये भी नहीं पता अभी अगले सवाल में। क्लियर? ये सारा मिटा दें? अच्छा, इधर इधर भी हिम्मत करें जरा, बताएं। ये लफ्ज मिटा दूं? ये यहाँ इज इक्वल टू तक मिटा दूं? 10% मिटा दूं? नहीं। मल्टीप्लाई मिटा दूं? नहीं। थोड़ा सा टाइम और मैं सेव कर लेता हूं। मल्टीप्लाइड बाय जो भी हुआ वो कर लेंगे। ये टेस्ट हमने जरूर करना है, ये टेस्ट हमने जरूर करना है, लेकिन पता नहीं 2 चीजें हो 3 चीजें हो, इसलिए नंबर क्वांटिटी मिटा देते हैं। ठीक है, ये उसी तरह लिखा रहा। और तो ये तो 75% एक्सटर्नल सेल टेस्ट। चलिए जी, आंसर नंबर 3 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3, द चीफ अकाउंटेंट ऑफ Pell Finstock Limited gives the following data regarding its 6 segments. जी मोहतरम, एम से क्या बनता है? मैंगोज, निम्को, ऑरेंज, पैरेट नहीं, पोटैटो, क्वीन नहीं, कोयल, चलो जो मर्जी है। आगे रोस्ट। तो ये 1 2 3 4 5 6 किस्म के कारोबार कर रहे हैं। क्या क्या दिए हुए हैं इनके? एसेट्स, बिकता नहीं है, प्रॉफिट्स, लॉसेस और यार ये रेवेन्यू एक्सटर्नल में डालूं इंटरनल में? नहीं बता रहा। एक्सटर्नल एज्यूम करो इंटरनल, दोनों में से एक एज्यूम करना पड़ेगा। एक्सटर्नल एज्यूम करो इंटरनल। यार सारे बिजनेस में एक्सटर्नल रेवेन्यू होता है ना। एक्सटर्नल का मतलब होता है कस्टमर्स को चीजें बेची हैं, इंटरनल का मतलब होता है अपने ही सेगमेंट ने एक से दूसरे को चीजें बेची। तो फिर सवाल खामोश है तो लिख लें सारी एक्सटर्नल सेल है, सारी एक्सटर्नल सेल है। करो यार, फारिग कराओ सवाल में, अब क्या है, कुछ जान नहीं है। चलो जी, वर्किंग 1 क्या क्या लिखना है यार? MNOPQR। जब सोचना होगा ना तब मुझे बता देना, जब सोचना नहीं है तो वो फिगर्स पेपर में जल्दी जल्दी लिखनी है। फिर सेल बता दो यार एक्सटर्नल। 200, 320, 290, 92 और 98 कितनी है जी? 200, 320, 200, 90, 92, 98। अच्छा, इंटरनल सेल सवाल में गिवन नहीं है, ठीक है जी। जीरो भी, टोटल भी यही आ जाएगा बिल्कुल। आगे चलें। -50, -140,
पॉजिटिव 80, पॉजिटिव 10, नेगेटिव 10, नेगेटिव 10, नेगेटिव 50, नेगेटिव 140, 80, 10, negative 10, नेगेटिव 10, negative 10. नेगेटिव 10। साथ ही कर दो, चलो ठीक है, एसेट्स कर लो, एसेट्स कर लो। 50, 25, 10, 5, 5, 5, 50, 25, 10, 5, 5, 5, नया लगवा। 50, 25, 50, 25, 10, 5, 5, 5, ओके। Yes. टोटल 1000. टोटल 200 जमा 320 जमा 200 जमा 90 जमा 92 जमा 98, 1000। यार ऐसी राउंड राउंड सी फिगर्स आ रही हैं, मज़ा नहीं आता वैसे। तो 1203 रुपए इस तरह की फिगर्स आनी चाहिए। अच्छा 1000 पे आ गया जी। इंटरनल सेल 0, टोटल सेल का टोटल 1000। लॉसेस थले आओ, लॉसेस थले आओ, नहीं आना चल थले। हाँ जी मैं आ रहा हूँ। 50, 140, 10, 10, 200 प्रॉफिट्स जी, प्रॉफिट्स नीचे आओ। जी 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 हमारे क्या यहाँ ना ब्रेक लग गई थी, क्योंकि हम टोटल करते करते ना इसका टोटल भी करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ ब्रेक लग गई थी। ठीक, कितना हो गया यार? आज हायर प्रॉफिट्स आ रहे हैं, लॉसेज आ रही हैं, हायर लॉसेज आ रही हैं। अच्छा ऐसे टोटल करो, 50 जमा 25 75, 75 जमा 10 85, ठीक है 100। आप कह रहे हो कि ऊपर वाले चेक नहीं कर रहे थे क्योंकि आहा यार तू कोई फिक्रा बोल दे यहाँ पे तो मैं अप्रिशिएट करने, स्टार लगाने हैं, एक्सेलेंट। लेकिन मैं कोई और भी आगे सुनना चाह रहा हूँ, स्टार लगाने हैं आगे, टोटल सेल के साथ वो भी सही है। कोई और फिक्रा भी मैं सुनना चाह रहा हूँ, ब्लू मार्कर पकड़े, ये सुनना चाह रहा था। ये मैं चाह रहा था आप लोगों में से कोई बोल दे। कौन सा मार्कर पकड़े जी? ब्लू। रेड मार्कर फिर मैं बताऊंगा क्या करना है, रेड मार्कर का बाद में देखेंगे। ब्लू मार्कर पकड़े, ब्लू मार्कर पकड़ के 3 स्टार लगाने हैं। एक किसके सामने? 1000 के साथ टोटल सेल के सामने। एक प्रॉफिट्स या लॉसेस को जो अलग किया है इनमें से जो हायर है उसके सामने, और इन द एंड एसेट्स के टोटल के सामने। कितना हो गया जी? 100। और कोई जज्बाती नहीं होना कि वर्किंग 3 भी आनी है तो कुछ कर लें तैयारी। छोड़ो यार वर्किंग 3, जितने पहले मार्क्स लेने हैं वो तो लेना 10% टेस्ट परफॉर्म करके, तो बस वर्किंग 2 करें। टोटल सेल कितनी है? 1000। इधर देखो जरा व्हाइट बोर्ड पे, 1000 का कितना लेना है? 10%। 1000 का 10%, 1000 का 10% कितने रुपए आ जाएगा? 100 रुपए। अच्छा नेक्स्ट, एसेट्स कितने हैं टोटल? एसेट्स का कितने परसेंट लेने हैं? 10%. कितना आ गया? 10. प्रॉफिट्स या लॉसेस में से प्रॉफिट्स हायर है, लॉसेस लॉस, इसलिए मैंने स्टार यहां लगाया हुआ है। 210 को पकड़ेंगे और 210 को पकड़ के इसका 10% ले लेंगे। 20 साइंस के चक्कर में नहीं पड़ना कि प्रॉफिट है या लॉस है, तो 21 क्लियर। अब याद है क्या किया था? वैसे तो जो मैंने लिखा था ना MNOPQR, वो लिखना जरूरी नहीं होता। MNOPQR आपको समझने के लिए लिखा था, ना भी लिखें तो पेपर में कोई हर्ज नहीं होगा। बस मेन हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या कौन कौन सा इस काबिल है। बहरहाल लिखने तो लिख लें, आदत पड़ी हुई है। MNOPQR MN। अब तीसरी क्लास वाले बच्चे वाला काम करें, दो फिगर्स को क्या करें? कंपेयर करें। किन किन फिगर्स को पकड़ें जी? 100 रुपया, 100 रुपए की बनिस्बत 100। अब ठीक है, अब ऊपर से चलो।
यार टोटल सेल देखनी है खुदा के लिए, खुदा के लिए इस लाइन में देखने, बिल्कुल गलत है। उधर क्यों देखने, कॉन्सेप्ट खराब करने अपना, टोटल सेल को देखना सिर्फ। ये जब 10% टेस्ट ऑफ टोटल सेल लगाने ना, तब आपने झुक के इधर देखा करना है। 10% टेस्ट ऑफ टोटल सेल 200 100 से ज्यादा, अच्छा 320 100 से ज्यादा, 200 इस 100 से ज्यादा, लेकिन ये तीनों कम, काट दें इन तीनों को, ये इस काबिल नहीं है कि इनको रिपोर्ट किया जा सके, मटेरियल से हैं। नेक्स्ट आगे चलें। हाँ तो साथ साथ करो। 10% प्रॉफिट या लॉसेस कितने हैं, ये 210, इसका कितने परसेंट ले चुके हैं हम, कितना आ चुका है 21। अब आप आंखें यहां रखें, चलो मिटा दो, मिटाने हैं साइन, साइन कंफ्यूज करेंगे। 21 को 50 से कंपेयर किया, 50 अच्छा खासा है, ये 21 से कंपेयर करें, ये भी अच्छा खासा ज्यादा है, ये भी अच्छा खासा ज्यादा है, ये तीनों 21 से कम है। क्लियर? अब जब ये तीनों 21 से कम है, इन तीनों को काट दें, क्योंकि 21 की बनिस्बत 10 कुछ भी नहीं है, तो ये इमटेरियल से हैं। वो तीसरी क्लास के बच्चे का काम 2 फिगर्स का है और उनमें से देखनी है बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। नेक्स्ट किसको पकड़ना है, एसेट्स को। एसेट्स को पकड़ के कंपैरिजन शुरू करना है। एसेट्स को पकड़ के जब मैंने कंपैरिजन शुरू किया तो 10 रुपए से कंपैरिजन करना है, तो 50 भी ज्यादा है, 25 भी ज्यादा है, इसको बराबर वाले को भी लेंगे। ये सर में 10% टेस्ट है, 10 और मोर, 10% टेस्ट है, 10 और मोर, ये ना 10 और मोर है टेस्ट, यानी 10% वाले को भी आपने लिया करना है। तो इन तीनों को ले लें और इन तीनों को काट दें। इस सवाल में तो बस सेम ही रहा, तीनों टेस्ट लगा के एक ही नतीजे पे पहुंचे हैं कि कितने रिपोर्टेबल सेगमेंट है, 3 MNO। क्लियर? तो यहां तक सोल्यूशन करें ताकि इतने जो मार्क्स मेहनत किया वो मिले आपको। यहां तक सोल्यूशन करें जी। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आर MNO। ये हमारे क्या हैं जी, रिपोर्टेबल। उर्दू में क्या मतलब होगा, यूजर को बताने के काबिल है, जो यूजर को बताने के काबिल, MNO। ओके जी, चलें आगे। अगला कौन सा टेस्ट लगाना है, 75%। अल्लाह करे जवाब 75% ज्यादा आ जाए, ना भी आया तो कुछ देख लेंगे, फिर मेहनत थोड़ी सी कर लेंगे। फिलहाल ऐसा करता हूं मैं, आपकी कंफ्यूजन ना हो, मैं सिर्फ लफ्ज क्या लिख दूं, एक्सटर्नल सेल। और यार मुझे ये लग रहा है, मारना तो नहीं पड़ेगा आपको, मुझे ये लग रहा है यहाँ पे मैंने ब्लू मार्कर लगाया था और पहले मैंने रेड मार्कर लगाया था, तो बताना था ना यार, बताया था कि यहाँ रेड लगाएं। ओहो चलो खैर है यार, कोई मसला नहीं, रेड ब्लू के चक्कर में अब क्या पढ़े। पहले यहाँ रेड लगाया था, वीडियो रिवाइंड करके मैं तो नहीं देख सकता, अभी तो मेरे पास आई भी नहीं वीडियो। चलो छोड़ो, बात तो समझ आ रही थी। अच्छा जी, आप कौन सा टेस्ट लगाने जी, एक्सटर्नल सेल वाला। नहीं 75% एक्सटर्नल सेल टेस्ट छोड़ो, आप कौन सा टेस्ट लगाना है, एक्सटर्नल सेल। अधूरी सी बात करो, एक्सटर्नल सेल। एक्सटर्नल सेल पकड़ो यार, कौन कौन सी है एक्सटर्नल सेल, है M की, N की और वही जो 3 ऊपर पकड़े हैं बड़े बड़े, इनकी एक्सटर्नल सेल पकड़ो। M की सेल एक्सटर्नल, यहां देखना है, M की सेल, N की, और यहां पे मेरी आईज हैं, और O की 200, कितनी 720। खुदा के लिए ये ना कि इस 1000 से डिवाइड करना है यार, इस 1000 से, इस 1000 से, एक्सटर्नल सेल वाले 1000 से, एक्सटर्नल सेल वाले 1000 से। यार ये जो स्टार लगे हुए ना रेड से 3, ये पता है किसके लिए, ये पहले टेस्ट के लिए है।
हराम का लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। हराम है आपके लिए कि जायज नहीं है आपके लिए कि आप एक्सटर्नल सेल की लाइन से ऊपर नीचे जाओ वर्किंग 3 करते हुए। वर्किंग 3 करते हुए ना आपकी नजरें सिर्फ किस पे होनी चाहिए, बस पकड़ो जी। एक्सटर्नल सेल कितनी है? 200, 320, 200 कर लाया। टोटल कितना आ गया? 720। इसको यार डिवाइड करो इस 1000 से। अगर भूलने का डर है तो फिर ये लो, इस 1000 से डिवाइड करो। जवाब बताओ। 72%। टेस्ट फेल हो गया, टेस्ट फेल हो गया। ओहो सही कह रहे हो। इंटू 100 इज इक्वल टू 75%। 75% टेस्ट क्या हो गया? फेल हो गया। 75% टेस्ट फेल हो गया और ये फिगर 75 से गिर गई है। अब ना आपने हिम्मत करके, अच्छा वैसे ये बता दें यार किस किस की सेल उठा ली है? ओके। अब ना यार 72 को किसी तरह मुझे हेल्प करवा दें। 75 पे मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, 72 को 75 पे पहुंचाना चाह रहा हूं। मेरे ख्याल से तो कोई एक दो और सेगमेंट डालना पड़ेगा। 72 को 75 पे पहुंचाने के लिए कोई एक दो सेगमेंट और डालना पड़ेगा। बता दें कोई एक दो सेगमेंट और डलवा दें। अच्छा यार पीछे सेगमेंट बचे कितने हुए हैं? अच्छा वैसे एक बात बताऊं, यहां हुआ क्या है? रुक के जरा सोचो हुआ क्या है। हमारी थी एक्सटर्नल सेल 1000। वैसे ही बात कर रहा हूं, 1000 का आपने 75% लेना नहीं होता। वैसे समझने के लिए लॉजिकली बात कर रहा हूं, 1000 का 75% लेना नहीं होता कहीं। 1000 का 75% कितने? 750। यार इतनी भी सेल नहीं है हमारी के 750 पे पहुंचे, 720 पे बेचारी पड़ी हुई है। तो यार कम से कम 750 की सेल तो शो करो ना यूजर्स को, कम से कम 75% सेल तो उन्हें दिखाओ। आप बता दें, पहली तो बात बता दें, पिछले सवाल में सबर वाला सिनेरियो था, शुक्र वाला सिनेरियो था। शुक्र वाला, इसमें आपको सबर करना पड़ेगा। सबर का मतलब आपने आईएएस में भी पढ़ा था, थोड़ा काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब आप मुझे बता दें यार कि मेरी पिछली सेलें बची कितनी हुई हैं? 3 सेलें बची हुई हैं। इनमें से कोई ऐसी सेल उठाएं जिससे जरा मैं जल्दी 75% पे पहुंच जाऊं। कोई ऐसी सेल उठाएं जिससे मैं जल्दी 75% पे पहुंच रहा हूं। अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, बड़े भाई को साथ बिठा के हिम्मत करवा लें बेशक। कोई ऐसी सेल उठवा दें जिससे मैं जरा जल्दी 75% पे पहुंच जाऊं। वो इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा वाली होगी। तो जरा आर की सेल डाल के ट्राई करते हैं। अच्छा मैं ना एक पैटर्न मेरे जहन में भी आया, बुक में मैंने नहीं बनाया, वैसे ही आपके जहन में आर को यहां लिख दूं और 720 में ऐड कर दूं, कितना? 98। ऐसे सही रहेगा ना? 720 जमा 90 समझ आ जाएगा? 720 जमा 98 800। इसको अब वही काम करके देखते हैं कि और आगे जाने की जरूरत है या नहीं। 818 को डिवाइड करें 1000 पे। 81.8। यार डिवाइड तो 1000 ही करना है ना, डिवाइड तो 1000 पे ही करना है और मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 82%, 81.8 जो भी है, इट इज ग्रेटर देन 75%। तो अब नो नीड टू डू एनीथिंग, अब और कुछ करने की जरूरत। तो टेस्ट क्या हो गया था? फेल हो गया था। यार एक काम करवा जाना, वरना रिकॉर्डिंग में 1 मिनट मुझे वीडियो दोबारा डलवानी पड़ जाएगी। यहां पे आर लिखवा जाना, कहीं ये ना भूल जाए। यही तो डिसीजन हुआ है अब हमारा इतनी लंबी मेहनत करके कि एक और रिपोर्टेबल सेगमेंट हमारा आइडेंटिफाई हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज आर। ये किस टेस्ट की बुनियाद पे पकड़ा गया? 75%। अच्छा अगर ये आर में ना डालता तो मसला क्या था कि मैं अपने बिजनेस की एक्सटर्नल सेल का 750 तो यूजर को दिखाऊं, मैं तो सिर्फ 720 दिखा रहा था यूजर को। ये इसका मकसद था। लेकिन लॉजिक छोड़ें, क्या किया करना है पेपर में जी? ऊपर वाले टेस्ट लगाया करने हैं, वर्किंग 2 वाले, फिर जवाब आ जाया करेगा MNO अगर आ गया
MNO की क्या पकड़नी है? वर्किंग 3 क्या होती है? मैं बोलूँ ना आज के बाद वर्किंग 3, तो आपके जहन में ऐसे आना चाहिए वर्किंग 3। वर्किंग 3 में आपने किन किन की सेल पकड़नी है? वर्किंग 2 से जो निकले हैं उनकी एक्सटर्नल सेल पकड़ ली। इनका क्या मारा? टोटल। जब टोटल मारा तो डिवाइड किया 1000 से, तो काम नहीं बना। सबर करने का मतलब है थोड़ा काम और करें। अब जो सेल बच गई, अगर सर मैं क्लास में बैठा होता मैं आपसे पूछता बार बार इसको समझाएं, चल समझ ले। जो सेल बच गई वो कितनी सेल हैं? इन 3 में से कौन सी सेल मैं उठा लूं तो मेरा काम जरा जल्दी हो जाएगा? 98, सबसे ज्यादा वाली। तो जल्दी शुक्र है काम हो गया 82 पर, वरना फिर कोई और सेल उठा के इसी तरह और आगे चलना पड़ना था। इस पे भी काम नहीं चलता। उनमें से कोई, हाँ ठीक है, ले आओ इधर। कोई भी उठा ले ज्यादा है, लेकिन बेहतर है कि ज्यादा वाला उठाओ, 98 वाला उठाओ। क्लियर? एक सेकंड के कैमरा उधर रखो, अगर किसी ने पॉज करके नोट करना है। सर वैसे ये क्या बात हुई, 1 घंटा 45 मिनट का लेक्चर जो है वो हो गया है, और अब आप जो है वो कह रहे हैं कि IS 41 के जो MCQs होमवर्क में दिए हैं वो कराने हैं। हद हो गई यार। वैसे आ जाओ यार अबू बकर, देखी जाएगी यार अब जो होता है क्या होगा अब। अच्छा, MCQs IS 41 पेज 713। टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज IS 41 अप्लाई? IS 41 किन पे लगेगा? IS 41 किस पे लगेगा? चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की फेयर वैल्यू बढ़ गई, उनकी यूनिट प्राइस बढ़ गई, प्राइस चेंज आ गई उनमें, IS 41 लगेगा? जी बिल्कुल लगेगा। लकड़ियां हेल्ड इन वुड यार्ड। वुड यार्ड में कट के लकड़ियां होंगी या दरख्तों पे लगी हुई हैं? अभी कट के हैं, तो फिर तो ये लकड़ियां जो है वो अब इन्वेंट्री है आपकी। ये शायद वो दरख्त हों जो कि लकड़ियों के लिए लगाए जाते हैं। पेज 714। फार्म लैंड, लैंड जिस पर वेजिटेबल्स ग्रो करनी है लेकिन है लैंड, तो बोले तो कौन सी ऑप्शन टिक करेंगे? 1 ओनली। ऑप्शन 4 रहते। द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ न्यू टाइप ऑफ सीड। यार डेवलप कर रहे हैं सीड, थोड़ी देर के लिए सोचो। और विच इज रेजिस्टेंट टू मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस। डेवलप कर रहे हैं सीड, सीड डेवलप हो रहा है। यार खुदा के लिए सीड जो है जमीन के अंदर सीड डाल के डेवलप नहीं होता। आपने अक्सर सुने कि लोग जो है वो पहले पुराने जमाने में माल्टा होता था, मौसमी होती थी, अब उनको मिक्स सारे संतरा और पता नहीं क्या क्या और बना दिए हुए हैं, फ्रूटर आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं, ग्रेप, पता नहीं क्या क्या चीजें निकाल रहे हैं मुख्तलिफ को बीजों। तो यार ये जो बीजों की मिक्सिंग होती है ये तो लैब में होती है, या IS 38 है, या IS 38 है। तो कीप ऑन। कौन सी ऑप्शन टिक करेंगे जी? बी। डन। आगे। IS 41 should be applied to account for the following when they relate to। अगर ये चीजें एग्रीकल्चर एक्टिविटी में रिलेट कर रही हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में क्या मतलब है? या सेल के लिए रखी हुई है, या बेबीज के लिए रखी हुई है, या इनसे कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आनी है। अच्छा जी, IS 41 should be applied to biological asset, living animal and plant. Yes. IS 41 should be applied to agricultural point at the point of harvest. IS 41 should be applied to certain government grants या all? Yes. IS 41 should be applied to land. IS 41 should be applied to intangibles. No. आगे चलें। IS 41 is applied to agricultural produce before harvest, at harvest, after harvest, before, during and after harvest, at point of harvest. स्कोप पहला था स्टैंडर्ड का। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर बायोलॉजिकल एसेट। यार एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या होती है? फॉर सेल, इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स। ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी तीनों है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी की डेफिनेशन जाके पढ़ लीजिएगा। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी काउंटेड फॉर अंडर IS 41। ये चीजें IS 41 में जाएंगी। भाई गाय रखी हुई है हमने दूध के लिए, IS 41 में जाएगी? जाएगी। गाय को ले जाए। मिल्क एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट जाएगा? मिल्क से चीज बनी है। यार चीज तो वो
3 कॉलम याद है? बायोलॉजिकल एसेट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस आफ्टर हार्वेस्ट वाली में आती है। तो ये तो नहीं, चीज तो इन्वेंट्रीज में जाएगी, चीज तो चीज ही होती है बच्चों वाली। सॉरी। पॉइंट 6, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कवर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज। यार रेजिंग लाइफ स्टॉक में कौन सी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है? रेजिंग लाइफ स्टॉक शायद सेल करना हो आपने या मिल्क निकालना हो, ठीक है। फॉरेस्ट्री, जंगलात, ये भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। हो सकता है आपने लकड़ी के लिए दरख्त लगाए हैं, उनको काटना हो। एनुअल, सालाना और परनियल क्रॉपिंग। परनियल कोई 2 साल बाद भी फसल दे देती हैं, कुछ होती हैं। एनुअल और परनियल क्रॉपिंग। तो यार परनियल क्रॉपिंग में ना, अब पता है बच्चे क्या कहते हैं सर? नहीं, बच्चे कहते हैं कि सर परनियल क्रॉपिंग जो है ना, ये तो हमें लग रही है जैसे मैंगो ट्रीज हैं, 4 साल 5 साल ट्री लगा रहेगा। एनुअल क्रॉपिंग तो है ना, आलू, याद है? आलू, वीट 2-4-6 महीने बाद उतार लिए। यार परनियल क्रॉपिंग में तो ये भी आ सकता है ना। देखो परनियल क्रॉपिंग में आपने दरख्त लगाया, 4 साल बाद दरख्त खड़ा हो गया, आपने उसको काटा और लकड़ी बना ली। अब ये तो हर साल, ये तो बीरर प्लांट नहीं है। जो दरख्त आप लकड़ी के लिए लगा रहे हैं, क्या वो तो बेचना ही लकड़ी है उसकी? वो जो बीरर प्लांट की कंडीशंस हैं वो तो नहीं पूरी हो रही है। एक कंडीशन तो है, लाइफ ज्यादा है इसकी 1 साल से, लेकिन बाकी कंडीशंस तो नहीं पूरी हो रही। वो प्रोड्यूस तो नहीं दे रहा हर साल, मैंगो तो नहीं दे रहा। तो जो दरख्त फर्नीचर वाले हैं, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी वाले, तो उसको आप कह सकते हो परनियल लगाए हैं या कुछ भी लगाए हैं। तो ये बायोलॉजिकल एसेट है। एनुअल या 1 साल से ज्यादा की क्रॉपिंग। कल्टीवेटिंग ऑर्चर्ड्स एंड प्लांटेशंस, बाग लगाना और प्लांट लगाना। जी बोलें। ऑब्वियसली अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी से तो IAS 41 लगेगा। फूड को प्रोसेस कर रहा हूं मैं, फूड की प्रोसेसिंग तो फैक्ट्रीज में होती है, ये तो इन्वेंट्री होगी। यार एक्टिव मार्केट की ना डेफिनेशन आपने सिर्फ IAS 41 के स्टैंडर्ड में जाके ढूंढ लेना, बस इससे आगे की मैं बात नहीं कर रहा। हमारी बुक में नहीं दी हुई, मेरे ख्याल से ना ICAP की किताब में भी नहीं दी हुई, पता नहीं MCQ में गलती से डल गई है। एक्टिव मार्केट डेफिनेशन पढ़ लेना, उसमें से एक चौथी चीज़ ना फजूल होती, ये अजीब सी डाली हुई है, द मार्केट ट्रेड्स एवरी डे। ये एक ऐसे ना बोंगी सी मारी हुई है, इसने स्टैंडर्ड में कोई लाइन नहीं लिखी हुई। हाँ तो ये पहली 3 है, लेकिन छोड़े पर ये जाके कहीं पढ़ी थी हमने, पता नहीं। पॉइंट 8, एन अंडरटेकिंग शुड रिकॉर्ड अ बायोलॉजिकल एसेट्स or agricultural produce only when undertaking controls the assets, future benefits will flow and fair value or cost can be measured reliably। ये किताब का कौन सा पेज है 715। सर? हमें कैसे पता चला ये किताब का कौन सा पेज है भाई? रिकॉर्ड, रिकॉग्निशन पूछ रहे हैं, मेजरमेंट पूछ रहा है। पेज नंबर 691। ओके आगे आ जाए। यार प्लूटो ओन कर रहे 1 year old हर्ड ऑफ कैटल ऑन यकम जनवरी को 1 year old कैटल हेल्ड कर रहा है, रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट 140। एट 31 दिसंबर द फेयर वैल्यू ऑफ 2 year old हर्ड ऑफ कैटल इज 170। कॉस्ट टू सेलर 5। व्हाट इज द करेक्ट अमाउंट एट 31 दिसंबर? क्लोजिंग पूछ रहे हैं, ओपनिंग पूछ रहे हैं? तो क्लोजिंग तो आप फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, और 165 का गेन कहां जाएगा? P&L में। 170 तो गलत है ना नीचे, ऑप्शन बी। ओके, इंफॉर्मेशन सोर्सेज में सजेस्ट डिफरेंट कंक्लूजन्स टू फेयर वैल्यू यूज। यार ये ना आप खुद ही करें, ना मैंने पढ़ाया है ना कोई स्टैंडर्ड में इतना लिखा हुआ है। कहते हैं इंफॉर्मेशन सोर्सेज में सजेस्ट डिफरेंट कंक्लूजन्स ऑफ फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कौन सी यूज करें? मोस्ट रिलायबल या काफी सारी? अगर फेयर वैल्यूज यूज करनी है तो मोस्ट रिलायबल यूज करें, लोएस्ट यूज करें, एवरेज यूज करें, या नन ऑफ द अबव? मोस्ट रिलायबल। अच्छा जी, यार कंडीशनल ग्रांट कब रिकॉर्ड होती है? कंडीशनल ग्रांट ज़बानी बताएं। ओनली व्हेन कंडीशंस आर मेट। और जरा MCQ 13 में आए, अनकंडीशनल ग्रांट कब रिकॉर्ड होती है? ना रिसीव हो जाती है, बोंगी है। व्हेन बिकम्स रिसीवेबल, अच्छा जी 12, a gain or loss may arise on initial recognition of biological asset।
may arise on initial recognition of a biological asset because estimated cost to sell are deducted in determining fair value minus estimated cost to sell of when a calf is born as a result of harvesting of agricultural, लिख लें आगे, harvesting of agricultural produce. यार इसमें ना एमसीक्यू में मसला था, ईकैप से मैंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने इसको सोल्यूशन अब सही कर दिया है। इस एमसीक्यू में पता है क्या मसला था, इधर देखना, अ गेन और लॉस में अराइज ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, नहीं अंडर IS 41, अंडर IS 41। अब एमसीक्यू अल्लाह का शुक्र आपकी किताब में क्वेश्चन भी सही है, सोल्यूशन भी सही है। इधर देखो, गेन और लॉस में अराइज अंडर IS 41। IS 41 में गेन लॉस कब आता है? पहली क्लास याद रखना, वूल वाली, शीप वाली और वो सारी, न्यू बेबी बॉर्न। तो गेन लॉस कब आता है IS 41 में? नंबर 1, IS 41 में गेन लॉस तब आता है जब आप बिकॉज एस्टिमेटेड कॉस्ट आर डिडक्टेड इन डिटरमिनिंग फेयर वैल्यू ऑफ अ बायोलॉजिकल एसेट को जब आप मेजर करें तो कॉस्ट टू सेल माइनस करते हैं, जिसकी वजह से कैश का आउटफ्लो कुछ और होता है और फेयर वैल्यू ऊपर कुछ और पड़ी होती है एफवी, तो इस वजह से गेन लॉस आ जाता है। ये बात बिल्कुल सही है IS 41 की रोशनी में। इसी तरह जब बेबी बॉर्न हो तब भी गेन लॉस आता है IS 41 में, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट P&L क्रेडिट, बेबी डेबिट P&L क्रेडिट। और जब एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, मतलब है इसका एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट भी गेन आता है, वूल डेबिट P&L क्रेडिट। ये 3 मौकों पे गेन आता है या लॉस आता है, जो भी है। अब ये सवाल में तीनों ऑप्शंस टिक होनी चाहिए, लेकिन सवाल ही कुछ और है। सवाल कह रहे हैं बायोलॉजिकल एसेट पे कब गेन लॉस आता है। यार ये तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे आ रहा है तीसरा वाला, इसलिए इसके ऑप्शन टिक होंगे सिर्फ 1 और 2। समझ आई? तो वो ICAP ने पिछली जो किताब थी उसमें गलती से इसको भी टिक किया हुआ था, लेकिन जब ये मैं लफ्ज़ ऊपर बंदा पढ़ते थे ना बच्चे, तो बच्चे भी अक्सर कहते थे ये क्या लिखा हुआ है, ऊपर तो कुछ और लिखा हुआ है, पता नहीं आप लोग इतने बारीक बीन हैं या नहीं। तो ऊपर उसने क्या पूछा हुआ है कि लिविंग एनिमल और प्लांट्स के ऊपर कब गेन लॉस, बायोलॉजिकल एसेट की डेफिनेशन याद है, लिविंग एनिमल और प्लांट, लिविंग एनिमल और प्लांट पे कब गेन लॉस आने, उसने ये पूछा हुआ है या उसने ये पूछा हुआ है कि IS 41 में कब गेन लॉस आने। तो ये तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इस पे भी मैंने माना गेन लॉस आता है, लेकिन IS 41 की रोशनी में आता है, ना कि बायोलॉजिकल एसेट इसे कह देंगे। क्लियर? ठीक है जी, ओवर, खत्म करो, ऐसे परेशान ना हो जाए बच्चे। बाकी भी शक सारे MCQ कर लें जो भी रह गए हैं, अगर कुछ छुड़वाए थे मैंने कोई तो छोड़े, सारे कर लें। अब मैं सारे लिख दूंगा होमवर्क में। और वीडियो ऑन। अच्छा यार ये ना क्या कहते हैं, वो मैंने पैरा नंबर स्टैंडर्ड के मेरे लैपटॉप में आगे पीछे हुए थे, आपकी बुक में भी माजरत नहीं है। तो IS 41 के पैराज जो है ना ये वाले हैं 5, 10, 34, 35, 50, 54, 57। तो आज स्टैंडर्ड खोल के देख लेना, और मैं ना अभी लेक्चर नोट्स में भी डाल देता हूँ। ये ओवर करो यार।